Welcome friends to my JK Story channel. Episode 2 First Fight in Arena. रियल कॉम्बैट में जाने के लिए केवल 20 स्लॉट्स ही मौजूद है और हमारी क्लास के सभी बिगिनर वॉरियर्स इसमें शामिल हो सकते हैं, प्रोफेसर राजीव ने क्लास में मौजूद वॉरियर की ओर देखते हुए कहा। क्लास में 20 बिगिनर वॉरियर्स थे और स्लॉट के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अक्षित मदान कहाँ है? प्रोफेसर राजीव ने देखा कि क्लास में अक्षित मदान मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने बाकी वॉरियर्स से पूछा। अक्षित मदान सी जिले में अपने हाथ की सर्जरी करवा रहा है। रेहान और अमोरा ने एक दूसरे के चेहरे को देखा, फिर प्रोफेसर राजीव को जवाब दिया। सर्जरी? क्या हुआ है उसके साथ? प्रोफेसर राजीव थोड़ा हैरान हो गए और उन्होंने उन दोनों से सवाल किया। ऋतिक और अक्षित के बीच कॉम्बैट फाइट हुई थी, जिसमें ऋतिक ने अक्षित को तब तक पीटा जब तक कि उसकी हड्डियां नहीं टूट गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में दरारें भी आई है। रेहान ने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो रेहान? रेहान के बराबर में मौजूद लड़का जोर जोर से हंसने लगा और उसने रेहान से कहा। बाकी लोग भी हंसने लगे। ऋतिक अकादमी में सबसे लो लेवल का वॉरियर था और हर कोई उससे ज्यादा पावरफुल था। कोई इतना बेकार वॉरियर अक्षित मदान को इतनी बुरी तरह से कैसे पीट सकता है? इस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं, रेहान ने कहा। उसे भी नहीं पता था कि ऋतिक के पास इतनी पावर कहां से आए और उसने एक ही बार में अक्षित की ऐसी हालत कर दी। तो इसका मतलब अक्षित मदान इस बार एरिया ए20 नहीं जाएगा, प्रोफेसर राजीव ने कहा। प्रोफेसर राजीव, क्या मैं वहां जा सकता हूं? तभी एक आवाज उस क्लासरूम में सुनाई दी। सभी की नजरें आवाज की दिशा की ओर चली गई। जब रेहान और अमोरा की नजरें दरवाजे पर गई थी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दरवाजे पर ऋतिक खड़ा हुआ था, जो प्रोफेसर राजीव की ओर ही देख रहा था। तभी एक वॉरियर ऋतिक का मजाक बनाते हुए बोला, बच्चे, एरिया ए20 काफी ज्यादा खतरनाक है। वहां लो और हाई दोनों रैंक्स के जॉम्बीज मौजूद है। तुम अभी बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बने हो। तुम्हारा वहां जाना तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकता है। सभी वॉरियर ऋतिक को ऐसे देखने लगे मानो किसी पागल को देख रहे हो। सभी को पता था कि ऋतिक कितना कमजोर था और फिर भी वो एरिया ए20 जाने की बात कर रहा था। प्रोफेसर राजीव एन तीन सभी को शांत करते हुए ऋतिक से कहा, ऋतिक, तुम अभी लो लेवल के वॉरियर हो। तुम्हें अभी थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाओ। ऋतिक ने प्रोफेसर राजीव की बातों को इग्नोर कर दिया, फिर उस लड़के से बोला जिसने उसका मजाक बनाया था, अगर मैं तुम्हें कॉम्बैट में हरा दूं तो क्या मैं वहां जा सकता हूं? ऋतिक की बात सुनकर वो लड़का जिसका नाम अभिनव खन्ना था, वो गुस्से के साथ ऋतिक से बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है लड़के? तुम मुझे हराओगे? इतनी हिम्मत तुम्हारे पास आती कहां से है? तुम अभी एक लो रैंक के वॉरियर हो और समझते क्या हो अपने आप को? ऋतिक में उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत अपनी सुपर आई स्किल कास्ट की। अभिनव खन्ना, लेवल बिगिनर वॉरियर, स्ट्रेंथ 52, फिजिक 41, स्पीड 37, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 443। ये लड़का अक्षित मदान से थोड़ा कमजोर है। अगर मैं पावर अप स्ट्राइक का इस्तेमाल करूं तो इसे आसानी से हरा सकता हूं। ऋतिक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे अभिनव खन्ना की आवाज सुनाई दी, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है बच्चे। अगर तुम्हारी कोई हड्डी टूट जाए तो मुझे दोष मत देना। इतना कहते हुए अभिनव खन्ना हंसने लगा। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी ऋतिक का मजाक बनाने लगे। रेहान और अमोरा दोनों थोड़ा हैरान थे, उन्होंने ऋतिक की पावर्स को देखा था, इसीलिए उन्हें अंदाजा नहीं था कि जीत किसकी होगी। प्रोफेसर राजीव ने अभिनव को समझाते हुए कहा, तुम एक बिगिनर वॉरियर हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते अभिनव क्लासरूम से बाहर चला गया। अभिनव एक बिगिनर वॉरियर है। तुम उससे कॉम्बैट करोगे तो जरूर हार जाओगे। एक लड़का जिसका नाम जेम्स था उसने ऋतिक को रोकते हुए उससे कहा। क्लास में केवल जेम्स ही ऋतिक को अपना दोस्त मानता था और उसकी काफी मदद करता था। ऋतिक ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। इतना कहकर ऋतिक भी क्लासरूम से बाहर चला गया। उन दोनों के वहां से जाते ही क्लास में हलचल मचना शुरू हो गई। तभी कोई लड़का ऋतिक का मजाक बनाते हुए बोला, आज तो ये गया, अभिनव इसे इतना मारेगा कि कई महीनों तक अपने कमरे से नहीं निकलेगा। तभी एक और लड़का बोला, चलो जल्दी चलो, उनकी फाइट देखने चलते हैं। जब वो ऋतिक अभिनव से मार खाएगा तो देखने में बड़ा मजा आएगा। यही सब बातें करते हुए सभी लोग क्लासरूम में बाहर चले गए। प्रोफेसर राजीव ने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऋतिक इतना आत्मसम्मानी होगा। आखिरकार वे दोनों उनके ही स्टूडेंट्स थे और वो नहीं चाहते थे कि उनमें से कोई भी घायल हो। इसलिए वो भी उन दोनों का मैच देखने बैटल एरिना की ओर जाने लगे। बैटल एरिना में बहुत से वॉरियर्स अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए थे। जब उन्होंने ऋतिक और अभिनव को ग्राउंड में आते हुए देखा तो वे सभी उनका मैच देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। अभिनव ऋतिक का मजाक बनाते बोला, ऋतिक अलहावत, शायद तुम्हें किसी के सिखाया नहीं कि अपने सीनियर्स से कैसे पेश आते हैं। एक बिगिनर वॉरियर की रैंक पर उसकी फिटनेस लेवल ऋतिक से काफी ज्यादा पावरफुल थी। अब तू तो गया बच्चे। इतना कहकर अभिनव ऋतिक की ओर भागा। उसने अपने पंच में अपनी पावर्स को भरा और ऋतिक के सीने पर वार किया।
बैंग, ऋतिक ने तुरंत अपना सीधा हाथ आगे किया और उसके वार को डॉच कर दिया। अभिनव का पंच काफी पावरफुल था जिसके इम्पैक्ट से ऋतिक को अपने हाथों में हल्का दर्द महसूस हुआ। अभिनव के पंच के कारण ऋतिक के एंगर पॉइंट्स की गिनती 20 पॉइंट्स बढ़ गई थी। ऋतिक इंतजार कर रहा था कि कब उसके एंगर पॉइंट्स की गिनती 100 हो जाए, जिसके बाद वो एक पावरफुल हमला अभिनव के ऊपर करेगा। ऋतिक लगातार अभिनव के वार से बचता जा रहा था। वो पलटकर कोई वार नहीं कर रहा था। भाग कहाँ रहे हो? ऋतिक को लगातार उसके वार से बचता हुआ देखकर अभिनव का गुस्सा बढ़ गया था। हा, ये वास्तव में एक इडियट है, इसे केवल बचना आता है। एक बार ये अभिनव के हाथ लग जाए इसका तो कल्याण हो जाएगा। जब लोगों में ऋतिक को भागते हुए देखा तो वे लोग उसका मजाक बनाने से खुद को रोक नहीं पाए। रेहान और अमोरा को पता था कि ऋतिक भीड़ की खाल में भेड़िया था जो मौका लगते ही पलटवार करेगा। वे दोनों अभिनव की ओर तरस भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने ऋतिक को बड़ी आसानी से अक्षित मदान को एक ही बार में बेहोश करते हुए देखा था और फिर अभिनव तो उससे भी कमजोर था। 30 पॉइंट्स, 0.40 पॉइंट्स। इडियट, भागते कहाँ हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सामने आओ। अभिनव को काफी गुस्सा आ रहा था। उन दोनों का कॉम्बैट देखने के लिए वहां पर वॉरियर्स की भीड़ जमा थी, इसलिए वो ऋतिक को किक मारकर जमीन पर गिर जा चाहता था। लेकिन ऋतिक उसे लगातार चमका दे रहा था और कोई भी पलटवार नहीं कर रहा था। हालांकि अभिनव ने उस पर कई बार किए थे लेकिन ऋतिक ने उसके हमलों को अपने हाथों से डॉज कर दिया था। प्रोफेसर राजीव की आंखों में हैरानी साफी दिखाई दे रही थी। ऋतिक का टीचर जीने के नाते उन्हें उसके बारे में काफी जानकारी थी। भले ही ऋतिक में उनसे ट्रेनिंग ली थी और काफी मेहनत की थी, लेकिन उसका पोटेंशियल और फिजिक काफी कमजोर थी, इसलिए उसका पूरी एकेडमी में मजाक बनाया जाता था। लेकिन किसने सोचा था कि आज ये लड़का अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ जाएगा। हालांकि ऋतिक की पावर काफी कम थी लेकिन प्रोफेसर राजीव को ऋतिक की आंखों में एक जुनून दिखाई दे रहा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तू तो गया लड़के या। अभिनव का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था और उसने एक पावरफुल हमला ऋतिक के सीने पर एम किया। ये तो अभिनव का सबसे पावरफुल हमला है, ये ऋतिक तो गया अब। सभी दर्शकों को अंदाजा हो गया था कि ऋतिक अभिनव ने वार से नहीं बच पाएगा और जमीन पर गिर जाएगा। एंगर मीटर इस फूल, क्या आप पावर अप स्ट्राइक का उपयोग करना चाहते हैं? यस। अभिनव का वार ऋतिक को लग पाता इससे पहले ही ऋतिक की पावर स्क्रीन से एक आवाज आई। ऋतिक के चेहरे पर बेरहमी भरी स्माइल आ गई और उसने एक पावरफुल पंच अभिनव की ओर फायर किया। ये बेवकूफ मौत को दावत दे रहा है। ये देखकर कि ऋतिक अभिनव के वार से बचने के बजाय उल्टा उस पर ही वार कर रहा था, कई लोग ऋतिक को मारा हुआ समझने लग गए थे। ओह माय गॉड! एक लड़की जोर से चिल्लाई और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। सभी को पता था कि अभिनव खन्ना एक बिगिनर वॉरियर था और उसका वो पंच ऋतिक की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी था। एक धमाका हुआ और किसी की दर्दनाक चीख पूरे एरेना में गूंज गई। जिस पल दोनों पंच आपस में टकराए थे अभिनव का हाथ पीछे मुड़ गया था और उसकी कई सारी हड्डियां टूट गई थी। पूरे एरेना में सन्नाटा छा गया था। सभी बस आंखें फाड़े ऋतिक की ओर ही देख रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो कुछ भी उन्होंने देखा था वो काफी अजीब था। जो लड़का अकेडमी के सबसे निचली रैंक पर था उसने एक ही पंच में किसी बिगिनर वॉरियर को अरेना से बाहर फेंक दिया था। इम्पॉसिबल। अभिनव आने हाथ का दर्द भूल गया था और वो ऋतिक को हैरानी भरी निगाहों से देख रहा था। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाओ। हालांकि प्रोफेसर राजीव थोड़ा हैरान थे लेकिन तभी उन्हें अपने टीचर जीने का फर्ज याद आया। अब से किसी ने भी मेरा मजाक बनाने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी यही होगा। ऋतिक खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए सभी वॉरियर से बोला, सो स्वीट, कितना स्मार्ट बंदा है। कुछ लड़कियों को लगा कि मानो उनका दिल तेजी से धड़क रहा था जब ऋतिक का वो मूव देखा था। ऋतिक पहले से ही काफी हैंडसम था और पढ़ाई में भी काफी अच्छा था, लेकिन उसका कमजोर शरीर होने के कारण उसे मार्शल आर्टिस्ट बनने का मौका नहीं मिला था। इसके अलावा हर कोई उसका मजाक बनाता था। लीन आज ऐसा लग रहा था मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। कई लड़कियां जब ऋतिक की ओर देखती तो उनके दिलों में अजीब से एहसास बहने लग जाते। प्रोफेसर राजीव, क्या मैं अब एरिया ए20 जाने के योग्य हूँ? ऋतिक पास में आया और प्रोफेसर राजीव से पूछा। हालांकि एरिया ए20 में जॉम्बीज और मॉन्स्टर्स मौजूद थे, लेकिन अगर वो वहां जाता है तो वह उन मॉन्स्टर्स को मार सकता था और कई सारे पोटेंशियल पॉइंट हासिल कर सकता था। उसके पास एक सिस्टम था जिसकी मदद से वो आसानी से उन जॉम्बीज से भी निपट सकता था। हाँ, तुम जा सकते हो। प्रोफेसर राजीव ने उसका कंधा थपथपाया और काफी सोचने के बाद उसे जवाब दिया। प्रोफेसर राजीव को एहसास हुआ कि वो ऋतिक की पावर्स को देख नहीं पा रहे थे। ऋतिक की पावर्स एक रियल मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन ऋतिक एक ऐसा इंसान था जो अभी तक एंट्री ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया था। क्या ये कोई पावरफुल पंच तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें एक पल में ही उसकी पावर्स को बढ़ा दिया? इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। अभी इसका शरीर इतना पावरफुल नहीं है कि वो ऐसी तकनीकों को झेल सके। प्रोफेसर राजीव ने मन ही मन सोचा और फिर वहां से चले गए। ऋतिक के हाथों अभिनव को हराए जाने की खबर जंगल में लगी आज की आर पूरी एकेडमी में फैल गई थी।
हालांकि अभिनव खन्ना केवल एक बिगिनर वॉरियर था, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं थी और वो एकेडमी का कोई लो लेवल का वॉरियर नहीं था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ऋतिक एक लो लेवल का वॉरियर था, लेकिन फिर भी उसने अभिनव खन्ना को आसानी से हरा दिया। लोगों ने थोड़ी और जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि ऋतिक ने अक्षित मदान को केवल एक ही बार में बेहोश कर दिया था। रेहान और अमोरा की हिम्मत नहीं हो रही थी वापस से अपने रूम में जाने की। उन्हें डर था कि ऋतिक उनका भी वही हाल ना कर दे जो उसने अक्षित और अभिनव का किया था। ऋतिक ने अपने कमरे में आकर थोड़ी दवाई खाई। हालांकि वो पूरे बैटल में अभिनव के हमलों से बचे जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ घाव तो उसके शरीर पर भी आए थे। एपिसोड 3 एरिया A20। एरिया A20 नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड एक शहर था जिसमें वायरस फैल चुका था। शहर के आसपास के सभी जिले ज़ॉम्बीज से भरे हुए थे। हालांकि वो उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, लेकिन किसी लो रैंक के वॉरियर को आसानी से मार सकते थे। ज़ॉम्बीज में भी रैंक्स होती थी जिनमें लो लेवल और हाई लेवल के ज़ॉम्बीज शामिल होते थे। इसके अलावा उन ज़ॉम्बीज के शरीर में एक जीन क्रिस्टल पाया जाता था जिसमें एक एनर्जी होती थी जो वॉरियर्स को अपना लेवल बढ़ाने में मदद करती था। एरिया 51 एक जंगली एरिया था जो चार दीवारी से घिरा हुआ था, जिसके अंदर ना जाने कितने ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स खुलेआम घूम रहे थे। उस बड़ी सी दीवार पर एक गेट लगा हुआ था जिसके कारण ज़ॉम्बीज उसके बाहर नहीं आ पाते थे, इसीलिए उस एरिया को सुरक्षित माना जा सकता था। आसपास की बिल्डिंग्स पूरी तरह से ढह चुकी थी और उन पर पेड़ पौधे उगने लग गए थे। मॉन्स्टर्स के सर में एक एनर्जी क्रिस्टल पाया जाता था जिनमें काफ़ी एनर्जी जमा होती थी। एनर्जी क्रिस्टल का यूज़ मार्शल आर्टिस्ट अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। ऋतिक और उसके साथ मॉर्निंग में ही वहां पहुंच गए थे। मेट्रो की स्पीड काफ़ी तेज थी जिस कारण ऋतिक को एहसास हुआ कि ऋतिक वो किसी रॉकेट में मौजूद हो। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहते समय जेम्स ने एक आर्मर पहना हुआ था और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी। डरो मत, वो केवल लो लेवल के ज़ॉम्बीज है, हम उन्हें आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ऋतिक जेम्स को तसल्ली देते हुए कहा। हालांकि ऋतिक ने ये कह तो दिया था, लेकिन वो भी अंदर से थोड़ा सहमा हुआ था। वो पहली बार किसी ज़ॉम्बीज का सामना करने जा रहा था। तभी उन्हें लॉरेंस एकेडमी के टीचर प्रोफेसर राजीव की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनकर सभी वॉरियर्स शांत हो गए और उनकी ओर देखने लगे। प्रोफेसर राजीव अपनी तेज आवाज़ में सभी स्टूडेंट्स से बोले, आप लोग काफ़ी लंबे समय से एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपकी ताकत शुरुआती वॉरियर्स के लेवल तक पहुंच गई है और आपके पास आपकी तकनीकें भी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लो लेवल के वॉरियर्स का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम ये इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आप लोग रियल कॉम्बैट से गुजरकर ही अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। जब तक आप जीने मरने की जंग नहीं करेंगे तब तक आप अपनी ताकत को एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। पिछले साल कुछ शुरुआती वॉरियर्स यहाँ पर आए थे जिन्हें ज़ॉम्बीज ने काट लिया था और वो मर गए थे। इसका कारण ये था कि उनके दिलों में डर था। इस जीने मरने की जंग से हम आपका वही डर आपके दिलों से निकालना चाहते हैं। प्रोफेसर राजीव की बातें सुनकर वहां खड़े सभी वॉरियर्स के चेहरे पर एक मायूसी आ जाती है। कुछ वॉरियर्स तो ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। हम टोटल 20 लोग हैं, इसीलिए आप लोग 4-4 का ग्रुप बना लीजिए। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर राजीव की बात सुनकर वहां खड़े 20 लोग अपने अपने पार्टनर्स को चुनने लग जाते हैं। वही ऋतिक की टीम में जेम्स और बाकी 2 लड़के शामिल थे जो लॉरेंस एकेडमी के ही स्टूडेंट्स थे। वे दोनों ऋतिक की टीम में आकर नाखुश लग रहे थे। उनमें से एक लड़का ऋतिक का मजाक बनाते हुए उससे बोला, तुम तो वही हो ना जो लॉरेंस एकेडमी का सबसे लो लेवल का वॉरियर है। लड़के तुम जरा सतर्क रहना और हमारे लिए बोझ तो बिल्कुल मत बनना, समझे। ऋतिक उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वही ऋतिक को खामोश खड़ा देखकर उस लड़के को गुस्सा आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता उसे प्रोफेसर राजीव की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। याद रहे कोई भी ज़्यादा अंदर तक ना जाए। अंदर जाने पर हाई रैंक्स के ज़ॉम्बीज घूमते हैं जो पल भर में आपको जान से मार सकते हैं। प्रोफेसर राजीव 3rd रैंक के मार्शल आर्टिस्ट थे जो हाई रैंक के मोनोटर्स का सामना कर सकते थे, लेकिन इसमें भी उन्हें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती। लॉरेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने एक तरह की ड्रेस पहनी हुई थी जो आम लोग कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल करते थे। उनके शरीर पर उनकी स्वॉर्ड्स टंगी हुई थी जो देखने में काफ़ी खतरनाक लग रही थी। हालांकि उनकी ड्रेस थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन वो किसी भी बार से बचने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली थी। उनकी स्वॉर्ड यूनिक मेटल से मिलाकर बनाई गई थी जिसकी धार ऋतिक की तलवार से काफ़ी ज़्यादा थी। वही ऋतिक ने केवल अपनी फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स ही पहनी हुई थी। सब तैयार है, अब जाओ और उन ज़ॉम्बीज से उनके जीन क्रिस्टल्स को लाना मत भूलना। इतना कहकर प्रोफेसर राजीव ने उस 4 दीवारी का दरवाज़ा खोल दिया। जब सभी लोग उसके अंदर गए तो उन्हें अपने सामने एक अंतहीन जंगल दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कई सारे स्ट्रक्चर्स छुपे हुए हो। ऋतिक को ये देखकर थोड़ा झटका लगा। उसने देखा कि जो शहर काफ़ी फेमस हुआ करता था आज वो एक जंगल में तब्दील हो गया था। जब सभी लोग उसके अंदर गए तो वो अपनी टीम के साथ अलग दिशाओं में चले गए। सावधान रहो बच्चे, अगर कोई ज़ॉम्बी तुम्हें मार देता है तो इसका जिम्मेदार तुम खुद होंगे।
महर चंदेला ने ऋतिक के पास आकर उससे कहा। ऋतिक एक स्माइल के साथ उसका जवाब देगा है, अच्छा होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। इतना कहकर वो अपने आसपास देखने लगा। उसे महर की बातों की कोई परवाह नहीं थी। महर चंदेला को पता था कि ऋतिक की ताकत वहां आए 20 लोगों में से सबसे कम है। वो जानता था कि ऋतिक कई सालों से अपना लेवल नहीं बढ़ा पा रहा था और यही कारण था कि वो आज इतना कमजोर था। हर कोई ऋतिक का मजाक बनाता था और उसका दोस्त बनने के लिए राजी नहीं होता था, लेकिन ऋतिक को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। ऋतिक को फिलहाल में ही एक सिस्टम मिला था। उस सिस्टम के जरिए वो अपने लेवल को आम वॉरियर्स के मुकाबले काफी जल्दी बढ़ा सकता था। हालांकि ऋतिक को महर की बात भी गलत नहीं लग रही थी। यहाँ रहने वाले जॉम्बीज काफी खतरनाक थे और ऐसे में छोटी सी भी गलती उनके लिए भारी पड़ सकती थी। देखो, वहां पर कुछ है, तभी जेम्स एक और इशारा करते हुए चिल्लाया। झाड़ियों के पीछे से किसी की लाल आंखें दिखाई दे रही थी। ऋतिक ने तुरंत अपनी सुपर आई स्किल कास्ट की और उस चीज को देखने लगा जो उन झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। सुपर आई स्किल ऋतिक के सिस्टम का ही एक फंक्शन था जिससे वो किसी भी जॉम्बीज या मॉन्स्टर्स का लेवल देख सकता था जो उसके जितना ही या उससे थोड़े ज्यादा पावरफुल थे। अगर कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर हुआ तो ये स्किल उस पर काम नहीं करेगी। ये सिस्टम केवल ऋतिक के पास था, उसके अलावा पूरी वर्ल्ड में ये किसी के पास नहीं था। तभी ऋतिक के सिस्टम से एक आवाज सुनाई देती है। रैंक 1 का जॉम्बी, धीमी रफ्तार, तेज दांत, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 380। हद है, ये जॉम्बी को मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। लगता है पृथ्वी पर मैं ही वो इंसान हूं जिसका लेवल सबके काम है। ऋतिक अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोला। ऋतिक की ओवरऑल स्ट्रेंथ 200 पर थी जो दूसरे वॉरियर से काफी ज्यादा कम थी। ऐसा लग रहा था कि जॉम्बीज को उन लोगों के वहां होने का पता चल गया था। ऋतिक की सुपर आई स्किल गलत नहीं थी। वो जॉम्बी धीमी स्पीड के साथ उन लोगों की ओर बढ़ रहा था। जब तक कोई भी वॉरियर उस जॉम्बी के हाथों नहीं पकड़ा जाता, उनसे निपटना काफी आसान था। महर, जेम्स और अभी के चेहरे पसीने से भीग चुके थे। ये पहली बार था जब वे लोग किसी ज़ॉम्बी को देख रहे थे। जॉम्बीज के मुंह में उनके दांत और खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था। उन तीनों के मुकाबले ऋतिक काफी एक्साइटेड नजर आ रहा था। अगर वो गलत नहीं था तो उसे इन जॉम्बीज को मारकर जीन क्रिएटर्स हासिल होंगे जो उसे लॉरेंस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए मदद करेंगे। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उस जॉम्बी की तरफ जाने लग जाता है। उसने अपने नजदीक आने वाले जॉम्बी पर हमला कर दिया और एक ही बार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस जॉम्बी के मरते ही ऋतिक की पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द चमकते हैं। रैंक 1 का जॉम्बी मारा दिया, आपको 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। आपने लेवल 2 हासिल किया है, आपको 2 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए हैं। नाम, ऋतिक अल्हावत। लेवल 2। लेवल 3 में जाने के लिए पोटेंशियल पॉइंट्स 100 पोटेंशियल पॉइंट्स। हासिल किए गए पोटेंशियल पॉइंट्स 2 पोटेंशियल पॉइंट्स। स्ट्रेंथ 36, फिजिक 30, स्पीड 32, स्किल सुपर आइस की। एंगर पॉइंट्स 0 आउट ऑफ 100। ओवरऑल स्ट्रेंथ 300। अपनी पावर स्क्रीन पर आ रहे इन शब्दों को देखकर ऋतिक काफी खुश हो गया था। पहले उसने सोचा था कि एक लेवल पार करने पर उसे एक ही पोटेंशियल पॉइंट हासिल होगा। किसने सोचा था कि उसे लेवल 2 में जाने के बाद 2 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे। हो सकता था कि लेवल 3 में जाने के बाद उसे 3 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हो जाए 3। ऋतिक इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो तुरंत उन दोनों पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ 38 हो जाती है। तभी एक दूसरे ज़ॉम्बी ने ऋतिक के ऊपर हमला किया। ऋतिक तुरंत पीछे हटे हुए उसके वार से बच गया। महर चंदेला ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा, तुम अभी कमजोर हो लड़के, इनसे मुझे निपटने दो। इतना कहकर उसने अपनी स्वॉर्ड के साथ उन जॉम्बीज पर हमला किया जो उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। उन जॉम्बीज को अपनी ओर आता देख महर ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड घुमाई और कुछ ही पलों में उन जॉम्बीज के सर उनके धड़ से अलग कर दिए। अभी महर की चापलूसी करते हुए बोला, तुम तो काफी पावरफुल हो महर भाई। जेम्स महर का मजाक बनाते हुए बोला, ये पावर तब कहा थी जब ऋतिक अकेले ही उन जॉम्बीज से भिड़ गया था। तुम अपनी बकवास बंद रखो। रेहान ने गुस्से के साथ जेम्स से कहा। वही ऋतिक ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके लिए सबसे जरूरी था उन जॉम्बीज को मारकर ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करना जिससे वो अपना लेवल आगे बढ़ा सके। जब ऋतिक ने देखा कि महर ने उसके शिकार छीन लिए थे तो उसी काफी बुरा लगा। उसके बाद उनकी टीम एरिया ए 20 के थोड़ा और अंदर चली गई। आगे जाते हुए जंगल और भी घना होता जा रहा था। उन बड़े पेड़ों के पीछे जाने कितने ही जॉम्बीज छुपे हुए हो सकते थे जो कभी भी उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। जेम्स और बाकी सब डरते हुए अपने आसपास देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई जॉम्बी उन पर अचानक से हमला ना कर दे। तभी महर ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, देखो वो जॉम्बीज फिर से यहाँ आ रहे हैं, मुझे इनको मारने दो। जेम्स भी चिल्लाते हुए ऋतिक से बोला, चलो हम भी चलते हैं। वे लोग खुद को पावरफुल बनाने के लिए यहाँ आए थे। उन्हें पता था कि कम से कम वो 1 या 2 जॉम्बीज को तो मार ही सकते थे।
महर जल्दी से एक ज़ोंबी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर दिया, लेकिन तभी एक तेज की गर्जना होती है और वो ज़ॉम्बी तेजी के साथ महर पर हमला देता है। वो हमला इतनी तेजी से हुआ था कि रेहान को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो जमीन पर गिर गया। उस ज़ॉम्बी ने अपना खून से सना मुंह खोला और महर को काटने की कोशिश करने लगा। उस ज़ॉम्बी को महर के ऊपर हमला करता देख अभी ने तुरंत उस ज़ॉम्बी के सीने पर एक लात मारी और उसे पीछे गिरा दिया। ये ज़ॉम्बी इतना तेज कैसे हो गए? ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए कहा। इतना कहकर उसने तुरंत अपनी सुपर आई स्किल कास्ट की और उस ज़ॉम्बी का लेवल चेक करने लगा। लेवल 1 का बॉस ज़ॉम्बी। एबिलिटी तेज रफ्तार, पैने दांत, लो रैंक के ज़ॉम्बीज को बुलाने में सक्षम। इन शब्दों को पढ़कर ऋतिक की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। वो तुरंत जेम्स की ओर देखते हुए बोला, उसके नज़दीक मत जाओ जेम्स। ऋतिक की बात सुनकर जेम्स अपनी जगह पर ही रुक गया और पलटकर ऋतिक से बोला, क्या हुआ? तुमने मुझे रोका क्यों? वो एक बॉस ज़ॉम्बी है। वो लो लेवल को ज़ॉम्बीज को आवाज़ दे सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्या बकवास है, हम इसे आसानी से मार सकते हैं। महर ऋतिक का मजाक बनाते हुए बोला। इतना कहकर वो उस बॉस ज़ॉम्बी की ओर बढ़ने लगा। एपिसोड 4 बॉस ज़ॉम्बी। बॉस ज़ॉम्बी जानता था कि उसे महर के बार से कैसे बचना है। वो हर बार उसके बार से बचता गया और अपने धारदार नाखूनों से उसके शरीर पर कई सारे कट्स लगा दिए जिनमें से खून बहने लग गया। पैंग! महर ने अपनी स्वॉर्ड से उस बॉस ज़ॉम्बी के हाथ पर हमला किया। इसी के साथ एक तेज का धमाका हुआ और बॉस ज़ॉम्बी का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। बॉस ज़ॉम्बी एक तेज की गुहार लगाता है जो पूरे जंगल को हिलाकर रख देती है। देखा तुम लोगों ने, वो सिर्फ एक कचरा है। महर ने घमंड भरी मुस्कान के साथ सभी से कहा। महर तुम्हारे पीछे पीछे हटते हुए घबराहट के साथ अभी ने महर से कहा। ऋतिक ने तुरंत महर की ओर देखा जहां उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। उसकी सुपर आई स्किल सही थी। बॉस ज़ॉम्बी ने लो रैंक के ज़ॉम्बीज को अपनी मदद करने के लिए बुला लिया था। उन ज़ॉम्बीज की संख्या दर्जनों के करीब थी। इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर ऋतिक भी थोड़ा घबरा गया। फिर ऋतिक ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाए और तेजी से उन ज़ॉम्बीज की ओर बढ़ने लगा। जेम्स ने ऋतिक को रोकते हुए उसे आवाज लगाई, ऋतिक, तुम वहां क्यों जा रहे हो? वो बहुत खतरनाक है। लेकिन ऋतिक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपना लेवल बढ़ाना था जिसके लिए उसे इन ज़ॉम्बीज का सफाया करना था। ऋतिक ने देखा कि वो बॉस ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था और उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही थी। ऋतिक अपने सामने आ रहे एक ज़ॉम्बी को अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है। लो रैंक का ज़ॉम्बी मारा गया। आपको 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। ऋतिक ने अपनी पावर स्क्रीन पर देखा कि उसे लेवल 3 में जाने के लिए अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज का सफाया करना था। महर चंदेला, जो पहले से ही काफी घबराया हुआ था, जब वो ज़ॉम्बीज को अपनी ओर आता हुआ देखता है तो तुरंत वहां से भाग जाता है। अगर गलती से भी वो इन ज़ॉम्बीज के हाथों इफेक्टेड हो जाता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। हालांकि वो उस टीम का सबसे पावरफुल लड़का था लेकिन मौत से तो उसे भी डर लगता था। मेरे लिए रुको। महर को भागते हुए देख अभी ने डरते हुए उससे कहा। इतना कहकर वो भी महर के पीछे पीछे भागने लगा। ऋतिक की नज़र जब अपनी ओर आ रहे ज़ॉम्बीज पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था, लेकिन जब तक वो इन ज़ॉम्बीज को मार सकता था तब तक वो कई बार अपना लेवल बढ़ा सकता था। बॉस ज़ॉम्बी के अलावा बाकी के ज़ॉम्बीज की स्पीड काफ़ी कम थी, हो आसानी से ऋतिक का शिकार बन रहे थे। बॉस ज़ॉम्बी अपने टूटे हुए हाथ को पकड़े हुए था और उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऋतिक अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ लेता है और अपने बगल से आ रहे ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देता है। स्लैश! उस ज़ॉम्बी का सर तुरंत ही उसके धड़ से अलग हो जाता है और जमीन पर खून ही खून फैल जाता है। आज पहली बार वो इन ज़ॉम्बीज को मार रहा था और उसके दिल में एक आग जल रही थी। जेम्स हैरानी के साथ ऋतिक को ही देख रहा था। वो ऋतिक को कई सालों से देख रहा था और वो समझ गया था कि ऋतिक कभी भी एक वॉरियर नहीं बन पाएगा, लेकिन आज जो उसकी आंखें देख रही थी उस पर यकीन पर पाना काफी मुश्किल था। जो लोग ऋतिक की कमजोरी का मजाक उड़ाते थे, अगर वो लोग यहाँ होते तो उनका भी यही रिएक्शन होता जो जेम्स का था। ज़ॉम्बीज की रफ्तार काफी धीमी थी। ऋतिक लगातार उन्हें जान से मारता जा रहा था। इसी के साथ उसके पोटेंशियल पॉइंट की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। क्या मुझे भी ऋतिक की मदद करनी चाहिए? जेम्स ने थोड़ा हिचकिचाते हुए मन ही मन कहा। इस समय उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन हो रहा था। उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड थी जो लगातार कान पे जा रही थी। हाउल! तभी एक तेज की आवाज उस एरिया में गूंजी। बॉस ज़ॉम्बी ने अपने हाथ को पूरी तरह से जोड़ लिया था और वो ऋतिक को अपने साथियों को मारते हुए देख रहा था। बॉस ज़ॉम्बी एक तेज की चीख निकालते हुए ऋतिक की ओर बढ़ा। उसके हाथ की उंगलियां बेहद तेज हो गई थी। वही ऋतिक ने उन सभी ज़ॉम्बीज का खात्मा कर दिया था जो उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। ऋतिक का शरीर पूरी तरह से खून में लथपथ था जिसमें वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। बॉस ज़ॉम्बी ऋतिक के ऊपर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर बॉस ज़ॉम्बी अपना खून से सना मुंह खोला और ऋतिक को काटने की कोशिश करने लगा।
ऋतिक ने तुरंत अपने पैरों को पीछे खींचा और उस ज़ॉम्बी के पेट को दबाने लगा। फिर उसके बाद वो उस बॉस ज़ॉम्बी की कलाइयों को पकड़ लेता है और उसे काटने से रोक देता है। क्या तुम्हें पता है तुम्हें टूथपेस्ट करना चाहिए? तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। ऋतिक अपने दांत पीसते हुए उस जॉम्बी से जेम्स अभी भी उन जॉम्बीज को मार रहा था जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो ऋतिक की मदद करना चाहता था लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। ऋतिक ने अभी काफी जॉम्बीज को मारा है। हो सकता है उसका लेवल बढ़ गया हो, फिर वो आसानी से उस बॉस जॉम्बी के साथ मुकाबला कर सकता है। जेम्स ऋतिक की ओर देखते हुए परेशानी के साथ कहा। जब ऋतिक के कानों में जेम्स की आवाज पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि वो ये बात तो भूल ही गया था। उसने तुरंत अपनी पावर स्क्रीन पर नजर डाली जिसमें उसका लेवल 5 दिखा रहा था। इसके अलावा उसके पास 12 पोटेंशियल पॉइंट्स थे। ऋतिक तुरंत उन पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ 50 हो जाती है। तभी ऋतिक को अपने शरीर में एक पावर घूमती हुई महसूस होती है। वो पहले से ही एक बिगनर वॉरियर की रैंक पर पहुंच गया था जिसके बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मरो, ऋतिक ने एक किक बॉस ज़ॉम्बी के पेट पर मारी। उसकी लात के इम्पैक्ट से वो बॉस ज़ॉम्बी उड़ता हुआ दूर चला गया। क्या? जेम्स ने ऋतिक की चीख सुनी और वो उसकी ओर देखने लगा। जेम्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में था कि ऋतिक ने बस एक ही बार से उस बॉस ज़ॉम्बी को दूर फेंक दिया। दरअसल ऋतिक अपनी मौजूदा ताकत के साथ इतनी आसानी से उस बॉस ज़ॉम्बी को नहीं मार पाता। लेकिन क्योंकि महर ने उसका एक हाथ काट दिया था और भले ही उसने उसे वापस जोड़ लिया था पर फिर भी उसकी ताकत काफी कमजोर हो गई थी। बॉस ज़ॉम्बी को वापस से अपना हाथ जोड़ लेता देख ऋतिक तुरंत उसकी ओर भागा। उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड उठाई और बॉस ज़ॉम्बी के सीने पर हमला किया। बॉस ज़ॉम्बी को उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक उस पर सामने से हमला कर देगा। ऋतिक ने वो हमला ठीक उसके सीने पर किया था जिसकी वजह से बॉस ज़ॉम्बी थोड़ा घबरा गया था। बॉस ज़ॉम्बी जोर से दहाड़ा और ऋतिक को अपनी बाहों से पकड़ने की कोशिश की। ऋतिक ने तुरंत अपना एक कदम पीछे ले लिया और बॉस ज़ॉम्बी के हमले से बच गया। वो वास्तव में एक बॉस ज़ॉम्बी कहलाने के लायक था। वो अभी पूरी तरह से नहीं मरा था और अभी भी ऋतिक पर हमला किए जा रहा था। ऋतिक का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी क्योंकि बॉस ज़ॉम्बी ने लगभग उसकी गर्दन को खरोच ही दिया था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो उसके बार से बच गया। अगर एक पल की भी देरी हुई होती तो हो सकता था कि ऋतिक इन्फेक्टेड हो जाता। ऋतिक एक जोर की किक उस ज़ॉम्बी के सीने पर मारी जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी जमीन पर गिर गया। ऋतिक ने तुरंत अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड उठाए और उस ज़ॉम्बी का धड़ उसके शरीर से अलग कर दिया। सिर कट जाने के बाद वो ज़ॉम्बी संघर्ष करना बंद कर देता है। तभी ऋतिक की पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द नजर आते हैं। बॉस ज़ॉम्बी मारा गया, आपने लेवल 6 हासिल किया है, आपको 6 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए हैं और आपके जीन लॉक सिस्टम अनलॉक कर लिया है। ऋतिक बुरी तरह हाफ रहा था और वो अपनी पावर स्क्रीन पर आ रहे शब्दों को देख रहा था। नाम ऋतिक अल्हावत। लेवल 6। लेवल 7 में जाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स 100। हासिल किए गए एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0। स्ट्रेंथ 50। फिजिक 35। स्पीड 32। स्किल सुपर आई स्किल। एंगर पॉइंट्स 0 आउट ऑफ 100। ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 380। मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ 380 पर है। ये तो कमाल की बात है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता पावरफुल बनने से। ऋतिक के चेहरे पर ढेर सारी स्माइल थी और वो उसी स्माइल के साथ कहता है। पहले ऋतिक की ओवरऑल स्ट्रेंथ 300 पर थी लेकिन अब वो बढ़कर 380 पर पहुंच गई थी। तभी ऋतिक के मन में एक ख्याल आया। अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को ही बढ़ाता रहा तो उसकी फिजिक और स्पीड कमजोर रह जाएगी जो उसकी कॉम्बैट फाइट में काफी नुकसान पहुंचा सकती है। वो अभी थोड़ी देर के लिए ही लड़ा था और वो बुरी तरह हाफने लग गया था। यही सोचते हुए ऋतिक अभी अभी हासिल हुए 6 पोटेंशियल पॉइंट्स में से 3 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी फिजिक में और 3 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्पीड में ऐड कर देता है, जिसके बाद उसकी फिजिक और स्पीड 37 और 36 हो जाती है। तभी ऋतिक की नज़र अपने सिस्टम फ्रेम के नीचे गई जहां उसे कई सारे बॉक्स जंजीरों में बंद पड़े दिखाई दिए। ऋतिक ने उन बॉक्स को देखते हुए मन ही मन कहा, ये तो जीन लॉक है। इंसानों के शरीर में जीन्स पाए जाते थे 3 जिन्हें ओपन करना काफी मुश्किल होता था। जीन लॉक मानव शरीर में सबसे बुनियादी क्षमता को दर्शाते हैं और यह कहा जाता है कि जब कोई इंसान अपने जीन्स को चरम सीमा तक अनलॉक कर लेता है तो वो भगवान जैसा बन जाता है। ऋतिक एक लंबी सांस लेता है और पहले जीन आइकन पर क्लिक करता है। वार्निंग, फर्स्ट जीन लॉक को अनलॉक करने के लिए आपको लेवल 15 हासिल करने होगा। ओह शिट, फर्स्ट जीन लॉक अनलॉक करने के लिए मुझे लेवल 15 हासिल करना होगा। उसके लिए मुझे और भी ज़ॉम्बीज को मारने की जरूरत है। ऋतिक ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा। हालांकि ऋतिक ने उस बॉस ज़ॉम्बी को मार गिराया था लेकिन उससे लड़ते समय ऋतिक को भी काफी चोटें आई थी। ऋतिक, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। जेम्स को थोड़ी हैरानी हुई कि ऋतिक ने वास्तव में उस बॉस ज़ॉम्बी को बिना किसी कठिनाई के मार डाला। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि ऋतिक के शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं।
ऐसा लगा मानो वो अचानक बहुत ताकतवर हो गया हो। चलो चलते हैं यहाँ से, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, क्या पता थोड़े और जॉम्बीज मिल जाए, ऋतिक ने कहा। अभी उसकी ताकत लगभग एक बिगिनर वॉरियर के समान थी और अगर वो अंदर जाते हैं तो हो सकता है वो उन जॉम्बीज का आसानी से सामना कर पाए। ठीक है, जेम्स ने सिर हिलाया। उसके बाद वे दोनों और गहराई में जाने लगे और जल्द ही उन्हें आगे एक निशान दिखाई दिया। बिगिनर वॉरियर्स का प्रवेश वर्जित है। शायद ये वही इलाका है जिसके बारे में प्रोफेसर राजीव ने हमें बताया था, ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहा। उसे रास्ते में कोई जॉम्बी या मॉन्स्टर नहीं मिला था जिस कारण ऋतिक को एक भी पोटेंशियल पॉइंट हासिल नहीं हुआ। क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? ऋतिक। जब ऋतिक अपनी सोच में खोया हुआ था तो जेम्स को ऐसा लगा कि उसने कुछ देखा है। उसने कांपते हुए ऋतिक की शर्ट खींची और बोला, क्या है वहाँ? ऋतिक थोड़ा कंफ्यूज था, फिर उसने जेम्स की आंखों की दिशा में देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पेड़ पर एक सांप था, यह एक बहुत बड़ा अजगर था। इस अजगर की आंखें लाल थीं और इसका शरीर बैरल जितना मोटा था। साथ ही यह एनवायरनमेंट के साथ अपना रंग बदलने में भी सक्षम होता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऋतिक का उस पर ध्यान नहीं गया था। वो एक इवोल्व मॉन्स्टर था। सुपर आई स्किल, रैंक 3 का रंग बदलने वाला अजगर, एबिलिटी, कोई जानकारी नहीं। ताकत, कोई जानकारी नहीं। लगता है ये हाई रैंक का मॉन्स्टर है, तभी तो मेरी सुपर आई स्किल इस पर कास्ट नहीं कर रही। ऋतिक थोड़ा डरा हुआ था। ये पहली बार था जब उसका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसका लेवल उसे नहीं पता था। भागो, जल्दी! ऋतिक को ठंडे पसीना आ गया था और उसने तुरंत जेम्स से भागते हुए चिल्लाया। एपिसोड 5 रॉबरी। अरे, जाओ और जेम्स का पीछा करो। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ऋतिक ने भागते समय अपना सिर घुमाया और देखा कि रंग बदलने वाला अजगर उसका ही पीछा कर रहा था। जेम्स भी दौड़ता रहा और जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि ऋतिक पहले से ही जंगल के गहरे हिस्से की दिशा में दौड़ रहा था। वो ऋतिक को बताना चाहता था कि वह गलत दिशा में भाग रहा है, लेकिन वह पहले ही वहां से गायब हो चुका था। शायद वो चला गया। ऋतिक ने अपना पूरा जोर लगाया और काफी दूर निकल आया। जब वह पीछे मुड़ा तो उसे पता चला कि विशालकाय अजगर जा चुका है। हालांकि ऋतिक कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहता था। रंग बदलने वाला ये अजगर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में छिप सकता था। हो सकता है कि वह कहीं छिपा हो, उस पर अचानक से हमला करने की तलाश में हो। तभी ऋतिक को एहसास हुआ कि उसके सामने कई लोग मौजूद थे। उन लोगों ने वॉरियर्स के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके कपड़े ऋतिक के पहने हुए कपड़ों से अलग थे। इसके अलावा उनके हाथों में सभी प्रकार के हथियार थे। उनमें से एक आदमी एक इवोल्व मॉन्स्टर की लाश भी ले जा रहा था। ये लोग बहुत पावरफुल लग रहे थे और ये सभी स्पष्ट रूप से रियल वॉरियर थे। ओह, तो तुम लॉरेंस एकेडमी से हो? उस टीम के लीडर ने ऋतिक के कपड़ों पर लगे बैच को देखा और अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहा। ऋतिक को पता था कि वह इस समय गलत जगह पर था। वे लोग एक पावरफुल टीम से थे और वे सभी रियल वॉरियर थे। अगर वे ऋतिक को मारना चाहते तो वो बिल्कुल भी उनका सामना नहीं कर पाता। बड़े भाइयों, मैं बस वहां से गुजर रहा था, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सिर्फ एक बेकार और कमजोर इंसान है। होह! एक आदमी एक बड़ा सा ब्लेड लेकर आया और उसने ऋतिक को पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा था और वो काफी भयानक लग रहा था। अपनी बैटल स्वॉर्ड वही छोड़ दो और तुम जा सकते हो, एक आदमी ने कहा। क्या? ऋतिक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी स्वॉर्ड का चले जाना उसकी पॉवर्स के चले जाने के बराबर था। हालांकि वो ये करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसे मुझे दो, उस आदमी ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा, फिर आगे बढ़ा और ऋतिक के हाथ से उसकी स्वॉर्ड को छीन लिया। जैसे ही उसने ऋतिक के हाथ से उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड छीनी, वो मुस्कुराया और ऋतिक पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर दिया। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी। ऋतिक को काफी घबराहट हो रही थी और वो तुरंत से एक तरफ हट गया। वो आदमी जिसने ऋतिक की लॉन्ग स्वॉर्ड छीनी थी, वो खून से लथपथ एक बड़े मुंह के अंदर चला गया था। वो आदमी अगले ही पल रंग बदलने वाले अजगर के द्वारा मार दिया गया था। ऋतिक जो एक तरफ हट गया था, उसका कलेजा उसके मुंह को आ गया था। वो बहुत खतरनाक था और अगर वो तुरंत नहीं हटा होता तो शायद वो भी उस अजगर के द्वारा मार दिया जाता। उस टीम के ये लोग काफी ज्यादा शौक में थे। रंग बदलने वाले अजगर का शरीर आसपास के पेड़ों के समान हरे रंग का था। साथ ही वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में छिपने में माहिर लग रहा था। यह एक रैंक 3 का इवॉल्व मॉन्स्टर है, रंग बदलने वाला अजगर। उस भयानक सीन को देखकर एक इंसान की चीख निकल गई। रंग बदलने वाला अजगर। उस टीम के लोग थोड़ा हैरान थे। वो अजगर सबसे पावरफुल तो नहीं था, लेकिन काफी भयानक था। सच, वो आदमी जिसने ऋतिक की लॉन्ग स्वॉर्ड को छीन लिया था, पहले ही रंग बदलने वाले अजगर के मुंह में समा चुका था। उसका सिर बहुत बड़ा था और उसने अपनी लाल जीभ बाहर निकाली हुई थी। वह बेहद खतरनाक लग रहा था क्योंकि वो अपनी लाल आंखों से सभी को घूर रहा था। एक लंबी स्वॉर्ड पकड़े आदमी ने अपने साथियों की ओर देखा और चिल्लाया, जल्दी से इसे खत्म करो, ये एक रैंक 3 का इवॉल्व मॉन्स्टर है, इसका एनर्जी क्रिस्टल और इसकी खाल लाखों में बिक सकती है।
उसे सुनकर कुछ लोगों की आंखें चमक उठीं। जैसा कि कहा जाता है, पक्षी भोजन की खोज में मर जाते हैं और मनुष्य धन की खोज में मर जाते हैं। इस समय वे सभी लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। ऋतिक ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत ही झाड़ियों में छिप गया। उसने अपनी सुपर आई स्किल कास्ट की और उन लोगों का लेवल चेक करने लगा। वे लोग रैंक 1 के वॉरियर्स थे। वॉरियर्स को 1 से 9 तक रैंक किया गया था और रैंक 9 के वॉरियर सबसे पावरफुल माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि रैंक 9 के वॉरियर की ताकत देश में एक परमाणु हथियार रखने के बराबर थी। लंबी स्वॉर्ड वाला आदमी हवा में अपनी तलवार लहरा रहा था। उसकी उस तकनीक से आसपास की हवा में मानो हलचल मच गई। तभी उसने उस रंग बदलने वाले अजगर पर सीधा हमला किया। रंग बदलने वाला अजगर बहुत तेजी से आगे बढ़ा और जब उस आदमी ने अपनी तलवार उसके शरीर पर मारी तो वह तुरंत उससे बच गया। फिर उसने अपना बड़ा मुंह खोला और उस आदमी को निगलना चाहा। तभी एक पावरफुल शरीर वाला एक आदमी तेजी से वहां आया। उसके हाथों पर स्टील के ग्लव्स थे जो कीलों से ढके हुए थे और उसने उस अजगर के सिर पर मुक्का मारा। क्या लेकिन उस अजगर को उसके मुंह से बिल्कुल भी चोट नहीं आई। इसके बजाय उसने अपनी पूंछ उछाली और हटे कट्टे आदमी को हवा उड़ा दिया। तभी वहां खड़े एक आदमी की आईब्रोज सिकुड़ गईं और उसके हाथ में कई खंजर बाहर निकाले। उसके बाद उसने उन खंजारों को सीधे उस अजगर की तरफ देखा। स्विश स्विश स्विश। खंजर हवा को चीरते हुए उस रंग बदलने वाले अजगर की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें मूल रूप से अजगर की आंखों पर निशाना बनाया गया था, लेकिन तभी उस अजगर ने रिएक्ट किया और उन खंजरों के बार से बच गया। लेकिन उसकी किस्मत आज बुरी थी क्योंकि एक खंजर उसकी गर्दन के निचले हिस्से में जा लगा था। उस अजगर की गर्दन का निचला हिस्सा सुरक्षित नहीं था, इसलिए खंजर बहुत आसानी से उसके आर पार हो गया। इससे उस अजगर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपनी पूंछ उठाई और उन लोगों पर वार किया। वो आदमी जल्दी से रिएक्ट कर गए और अजगर की पूंछ सीधे एक पेड़ से जाकर टकराई। एक तेज आवाज के साथ वो पेड़ टूटकर गिर गया। धतेरी की। इस सीन को देखकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और वो जल्दी से वहां से हट गया, क्योंकि वो विशाल पेड़ सीधे ऋतिक के ऊपर गिर रहा था। स्टील के ग्लव्स वाला आदमी दहाड़ा और उसके शरीर की मांसपेशियां उभर आईं। उसने रंग बदलने वाले अजगर पर उसके शरीर पर हमला किया। बैंग बैंग बैंग। जब रंग बदलने वाला अजगर उसके साथी पर हमला कर रहा था तो उसकी मुट्ठी अजगर के सिर पर जाकर लगी। लगातार इतनी जोर से हमले किए जाने से रंग बदलने वाला अजगर को हल्के चक्कर आने लगे थे। यही मौका है आखिरी हमला करने का। लंबी स्वॉर्ड वाला आदमी तेजी से आगे आया और अजगर के कमजोर हिस्से पर वार करने लगा। पफ। लेकिन तभी अचानक से उस रंग बदलने वाले अजगर ने अपने मुंह से हरा जहर उगला। उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो अजगर आपके मुंह से जहर भी उगल सकता था। लंबी स्वॉर्ड वाला आदमी पूरी तरह से उस जहर के असर में आ गया था। वो दर्द में करहा रहा था क्योंकि उसका शरीर तेजी से गलने लग गया था। जल्दी से इसके कमजोर हिस्से पर हमला करो। ये नज़ारा देखकर कई लोगों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उनके चेहरे पर एक बेरहमी भरे भाव आ गए। ऋतिक अभी भी उन झाड़ियों में छिपा हुआ था और अपनी सांसें पर कंट्रोल किए हुए था। हालांकि वो एक रैंक 3 का पावरफुल मॉन्स्टर था, लेकिन इतने सारे वॉरियर्स को हैंडल कर पाना उसके बस में नहीं था। इसके अलावा सांपों का कमजोर हिस्सा उनका दिल होता था। हालांकि वो इवॉल्व होने के बाद काफी बड़ा हो गया था, पर फिर भी वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हा, ये मर चुका है, आखिरकार हमने सी मार दिया। उनमें से एक आदमी हंसते हुए चिल्लाया। हालांकि वे इस रंग बदलने वाले अजगर को मारने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उनके भी ज्यादातर साथी मर चुके थे। जैसे ही ऋतिक वहां से उठने वाला था, गलती से उसका पैर एक लकड़ी से टकरा गया और थोड़ी सी आवाज हुई। बाहर आ जाओ बच्चे, अब तुम्हारा भी खेल खत्म करने का समय आ गया। तभी एक आमदी ने उस ओर इशारा किया जहां ऋतिक छिपा हुआ था। ऋतिक ने मन ही मन अपनी बुरी किस्मत को कोस। उसके पास फिलहाल एक बिगिनर वॉरियर की ताकत थी और एक रियल वॉरियर से निपटना उसके लिए काफी खतरनाक था। तो तुम ही हो जिसने इस चीज को अट्रैक्ट किया था, हो। जब उस आदमी ने ऋतिक को देखा तो उसका मजाक बनाया। तुम वहां किस लिए खड़े हो? यहाँ आओ। ऋतिक ने अपने दांत पीस लिए और किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके सामने चला गया। इस रंग बदलने वाले अजगर की खाल उतारने और एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकालने में मेरी मदद करें, फिर मेरे साथियों की लाश को वापस ले जाने में मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसा नहीं करेगे मैं तुम्हें अपनी तलवार से मार डालूंगा। उसने ऋतिक का मजाक बनाया और अपनी स्वॉर्ड की नोक उसकी ओर तान दी। जल्दी करो और निकालो, बेवकूफ। वो आदमी आगे बढ़ा और चिल्लाते हुए ऋतिक को एक किक मारकर जमीन पर गिरा दिया। चूंकि वह आदमी अभी अभी रंग बदलने वाले अजगर से लड़ा था, इस समय वह थोड़ा घायल लग रहा था। ऋतिक, जो जमीन पर गिर गया था, उसकी पीठ उसकी ओर थी और उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। जब से वो इस शरीर में आया था उसने कसम खाई थी कि वो पुराने ऋतिक की तरह एक कमजोर लड़का बनकर नहीं रहेगा। उसके पुराने समय में कास्ट काफी मायने रखती थी और वो ओलिवॉट खानदान से था जिसमें मान सम्मान को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। ऋतिक ने एक नज़र जमीन पर डाली और अपनी स्वॉर्ड की ओर देखा। वो आदमी पहले से ही घायल था और उसकी ताकत बहुत कम हो गई होगी।
ये एक अच्छा मौका था उसे जान से मारने का। जैसे ही ये आइडिया ऋतिक के दिमाग में आया, उसने तुरंत उस आदमी की ओर रिएक्ट किया और जमीन से अपनी स्वॉर्ड उठा ली और फिर उसने उसकी ओर हमला किया। एक जोर का धमाका हुआ और उस आदमी का हाथ, जिसके हाथ में लंबी तलवार थी, लिंग शियू ने तुरंत ही उसे काट दिया। उस आदमी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और वो दर्द में करहाने लगा। मैं तुमने ये बताना भूल गया कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुझे बेकार कहते हैं। ऋतिक ने उसका मजाक बनाया। जमीन पर मौजूद आदमियों की लाशें रंग बदलने वाले अजगर द्वारा छोड़े गए जहर से पूरी तरह से गल चुकी थी और अब वहां सिर्फ उनकी सफेद हड्डियां ही पड़ी हुई थी। लिन शियू, जो जमीन पर गिर गया और उसकी, हा हा हा, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जान से मार डालो, वरना मेरी खन्ना फैमिली तुम्हें जरूर ही जान से मार डालेगी। उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बुरी तरह हंसने लगा। एक वॉरियर सामान्य इंसानों की तुलना में अधिक मजबूत था और भले ही उसके कटे हुए हाथ का दर्द असहनीय था, फिर भी वह इसके कारण अपनी जान नहीं गंवाना चाहता रहा। खन्ना फैमिली। ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ जी। फ्यूचर की दुनिया में अभी भी कई योद्धा परिवार थे और ऐसा लगता है कि ऋतिक ने खन्ना फैमिली के बारे में भी सुना है। बेहतर होगा कि तुम मुझे A20 जिले के मेडिकल स्टेशन पर भेज दो और मेरा हाथ वापस जोड़ दो। फिर अपने दोनों हाथ काट डालो और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें एक बेरहमी वाली मौत दूंगा। वह आदमी गुस्से में चिल्लाया। तुम अभी लड़के की गलत में नहीं हो। ऋतिक ने उसका मजाक बनाया और उसके साइड में जाकर खड़ा हो गया। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि मुझे मारने का परिणाम क्या होगा? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। उस आदमी ने ऋतिक की आंखों में एक भयानक चमक देखी थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसने शातिर तरीके से ऋतिक को धमकी दी। बैंग! तभी ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसकी छाती में अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड घोंप दी। उस आदमी की आंखें हैरानी बड़ी हो गई। माफ करना दोस्त, मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। आपने एक रैंक 1 के वॉरियर को मारा है, आपको 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपने लेवल 7 हासिल किया है और आपको 7 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए हैं। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपके पहली बार एक वॉरियर को मारा है, इसलिए आपको लक्की स्पिन जीतने का मौका मिला है। एक आवाज ऋतिक के माइंड में गूंज रही थी, लेकिन ऋतिक के पास खुशी मनाने का समय नहीं था क्योंकि जमीन पर पड़े उन लाशों से काफी स्मेल आ रही थी। ऋतिक को 7 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए थे और वो इसी सोच में था कि उन्हें उसे कहाँ ऐड करना चाहिए। स्ट्रेंथ, फिजिक और स्पीड, इन तीनों को बराबर करने की जरूरत थी क्योंकि केवल स्ट्रेंथ रखने का कोई मतलब नहीं था। ऋतिक ने इसके बारे में थोड़ा और सोचा, फिर उन 7 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्पीड और फिजिक में ऐड करने का फैसला किया। अभी उसकी फिजिक और स्पीड 40 पॉइंट्स तक बढ़ गई थी। उन पॉइंट्स के जोड़ने के बाद ऋतिक को अपने शरीर में काफी रिलैक्स महसूस हो रहा था। ऋतिक ने जमीन पर उन लाशों की ओर नजरें घुमाई और देखा कि उस टीम के सभी लोग मर चुके थे। साथ ही वो रंग बदलने वाला अजगर भी कोई आवाज भी नहीं कर रहा था। रंग बदलने वाले अजगर का शरीर हाई रैंक का था और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी, लेकिन वो आकार में काफी बड़ा था और इसे ले जाना मुश्किल था। ऋतिक ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी स्वॉर्ड को अजगर के सिर पर घुमा दिया। उद्धरण चिन्ह स्लैश। एक तेज की आवाज गूंजी और सांप के सिर पर एक दरार आ गई। ये काफी मजबूत है। कई बार काटने के बाद ऋतिक आखिरकार उस अजगर के सिर को अलग करने में कामयाब हो गया था। उस अजगर के सर के मिडिल में एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। एनर्जी क्रिस्टल एक प्रकार के क्रिस्टलीय लेंस थे जो इवोल्व माइनस्टर्स के शरीर में मौजूद थे और इन माइनस्टर्स के लिए एनर्जी देने का काम किया करते थे। वॉरियर्स उनके अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल अपने आप को इवॉल्व करे के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इन एनर्जी क्रिस्टल्स का कुछ मशीनों में भी यूज कर सकते थे। मुझे इनकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। ऋतिक ने उस एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकाला और मुस्कुराया। ऋतिक को उन लोगों के पास से 2 और एनर्जी क्रिस्टल मिले थे। हालांकि वे दोनों क्रिस्टल्स काफी छोटे थे और रैंक 1 के विकसित जानवर के शरीर से हासिल किए थे। सब कुछ खंगालने के बाद उसके हाथ कोई भी यूनिक चीज हासिल नहीं हुई। इसके अलावा उनके हथियार भी उसके यूज के नहीं थे। ऋतिक ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जंगल में गहराइयों में जाना जारी रखा। अभी उसके लिए अपना लेवल अप करना और ताकत बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण था। हो सकता था उसकी किस्मत आज उसका साथ ना दे। ऋतिक को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो गलत शाम में जा रहा था और अगर वो आगे बढ़ता रहा तो वह जंगल की और गहराइयों में चला जाएगा। एपिसोड 6 लाइटनिंग तेंदुए का हमला। बैंग! तभी ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसकी छाती में अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड घोंप दी। उस आदमी की आंखें हैरानी बड़ी हो गई। माफ करना दोस्त, मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। आपने एक रैंक 1 के वॉरियर को मारा है, आपको 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपने लेवल 7 हासिल किया है और आपको 7 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए हैं। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपके पहली बार एक वॉरियर को मारा है, इसलिए आपको लक्की स्पिन जीतने का मौका मिला है। एक आवाज ऋतिक के माइंड में गूंज रही थी, लेकिन ऋतिक के पास खुशी मनाने का समय नहीं था क्योंकि जमीन पर पड़े उन लाशों से काफी स्मेल आ रही थी।
ऋतिक को 7 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए थे और वो इसी सोच में था कि उन्हें उसे कहा एक करना चाहिए। स्ट्रेंथ, फिजिक और स्पीड, इन तीनों को बराबर करने की जरूरत थी क्योंकि केवल स्ट्रेंथ रखने का कोई मतलब नहीं था। ऋतिक ने इसके बारे में थोड़ा और सोचा, फिर उन 7 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्पीड और फिजिक में ऐड करने का फैसला किया। अभी उसकी फिजिक और स्पीड 40 पॉइंट्स तक बढ़ गई थी। उन पॉइंट्स के जोड़ने के बाद ऋतिक को अपने शरीर में काफी रिलैक्स महसूस हो रहा था। ऋतिक ने जमीन पर उन लाशों की ओर नजरें घुमाई और देखा कि उस टीम के सभी लोग मर चुके थे। साथ ही वो रंग बदलने वाला अजगर भी कोई आवाज भी नहीं कर रहा था। रंग बदलने वाले अजगर का शरीर हाई रैंक का था और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी, लेकिन वो आकार में काफी बड़ा था और इसे ले जाना मुश्किल था। ऋतिक ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी स्वॉर्ड को अजगर के सिर पर घुमा दिया। स्लैश! एक तेज की आवाज गूंजी और सांप के सिर पर एक दरार आ गई। ये काफी मजबूत है। कई बार काटने के बाद ऋतिक आखिरकार उस अजगर के सिर को अलग करने में कामयाब हो गया था। उस अजगर के सर के मिडिल में एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। एनर्जी क्रिस्टल एक प्रकार के क्रिस्टलीय लेंस थे जो इवोल्व माइनस्टर्स के शरीर में मौजूद थे और इन माइनस्टर्स के लिए एनर्जी देने का काम किया करते थे। वॉरियर्स उनके अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल अपने आप को इवॉल्व करे के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इन एनर्जी क्रिस्टल्स का कुछ मशीनों में भी यूज कर सकते थे। मुझे इनकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। ऋतिक ने उस एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकाला और मुस्कुराया। ऋतिक को उन लोगों के पास से 2 और एनर्जी क्रिस्टल मिले थे। हालांकि वे दोनों क्रिस्टल्स काफी छोटे थे और रैंक 1 के विकसित जानवर के शरीर से हासिल किए थे। सब कुछ खंगालने के बाद उसके हाथ कोई भी यूनिक चीज हासिल नहीं हुई। इसके अलावा उनके हथियार भी उसके यूज के नहीं थे। ऋतिक ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जंगल में गहराइयों में जाना जारी रखा। अभी उसके लिए अपना लेवल अप करना और ताकत बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण था। हो सकता था उसकी किस्मत आज उसका साथ ना दे। ऋतिक को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो गलत दिशा में जा रहा था और अगर वो आगे बढ़ता रहा तो वह जंगल की और गहराइयों में चला जाएगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया ऋतिक और भी ज्यादा सरप्राइज होता गया। चारों ओर बिल्डिंग्स का मलबा पड़ा हुआ था और कई बिल्डिंग्स को पेड़ पौधों ने ढक लिया था। कुछ साल पहले तक ये शहर एक मशहूर शहर हुआ करता था, लेकिन आज ये एक जंगल बन गया था। ये नज़ारा देखकर ऋतिक को काफी बुरा लग रहा था। आज उसे अपने समय की पुलिस और फौजी याद आ रहे थे जो देश को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दिया करते थे। टिंग टांग! ऋतिक का पैर किसी चीज पर पड़ा और एक आवाज हुई। वो एक केन थी जो कोको कोला की तरह थी। ऋतिक को ये देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि वो केन देखने में उसके समय के जैसी थी। ऋतिक ने करीब से उस कैन पर लिखी मैन्युफैक्चर डेट को देखा और वो वास्तव में 2023 में बनी थी। अपने समय की चीज को देखकर ऋतिक को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। अजीब बात है, उसने अभी तक अपने किसी साथ को क्यों नहीं देखा? और वो मोटा मोटा जेम्स कहाँ गया? ऋतिक के सामने एक बोर्ड बना हुआ था जिस पर लिखा था एरिया इन डेंजर, लेकिन तभी अचानक से जमीन पर हल्का सा कंपन हुआ और वो बोर्ड जमीन पर गिर गया। ऋतिक ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस झटके से विशाल पेड़ों पर मौजूद कुछ विशालकाय पक्षी भी तितर बितर हो गए। गर्जन! पूरे जंगल में एक तेज भयानक आवाज गूंज गई। ऋतिक ने तुरंत अपने कान ढंक लिए। उस जानवर की दहाड़ ने उसके पैरों को लगभग सुन्न कर दिया था। वो क्या है? ऋतिक ने जंगल की गहराई से देखा और एक विशाल आकृति को तेजी से भागते हुए देखा। कड़ 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 कड़! बिजली के झटके तेजी से निकल रहे थे और उसके चारों ओर के पेड़ों के मोटे तने टूटने से पहले ही तुरंत जल गए। ऋतिक की सांस उसके गले में ही अटक गई और उसने तेजी से एक पेड़ के ऊपर छलांग लगा दी। तभी उसने ध्यान से आगे देखा और उसे बीच में एक विशाल इवॉल्व मॉन्स्टर दिखाई दिया। उसका शरीर गाय के आकार का था, लेकिन वह तेंदुए जैसा दिखता था। उसने अपना मुंह खोला और नुकीले और लंबे दांतों का एक समूह प्रकट किया। उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर के चारों ओर कई सारे बिजली के बोल्ट घूम रहे थे और उसके पंजे की एक लहर के साथ आसपास के सभी पेड़ बिजली से जल गए थे। रैंक 4 का इवॉल्व मॉनिटर लाइटनिंग तेंदुआ। ऋतिक ने अपनी सुपर आई स्किल से उसका लेवल चेक किया। रैंक 3 के रंग बदलने वाले अजगर ने ऋतिक को लगभग मार ही डाला था, इसलिए ऋतिक को पता था कि वो रैंक 4 के मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उसकी नज़र एक क्यूट सी लड़की पर पड़ी। उसने वॉरियर्स के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक लंबी स्वॉर्ड थी जिसमें से ठंडी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। उसका सुंदर चेहरा पानी की तरह शांत था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपनी स्वॉर्ड से हमला किया और आधे चांद के समान एक सफ़ेद किरण प्रकट हुई जिसने किनारे के पेड़ों को तुरंत काट दिया। गर्जन! लाइटनिंग तेंदुआ बहुत गुस्से में आ गया। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई उसके शरीर से बड़ी मात्रा में बिजली बाहर निकली। बिजली और हवा के आपस में टकराने जैसी कड़कड़ाती हुई आवाजें आ रही थीं। हालांकि ऋतिक अभी भी काफी दूरी पर मौजूद था, फिर भी वह अपने शरीर को कांपता हुआ महसूस कर पा रहा था। ये तो काफी पावरफुल लड़की है। ऋतिक ने लड़की को लाइटनिंग तेंदुए से लड़ते हुए देखा और वो काफी सरप्राइज हो गया। नोट डिटेक्टेड! ऋतिक थोड़ा हैरान हो गया। उसकी आई स्किल ने उसे कोई जानकारी नहीं थी।
भले ही वह उस रंग बदलने वाले अजगर की एबिलिटी का पता नहीं लगा पाया, लेकिन फिर भी वह कम से कम उसकी रैंक का पता लगाने में सक्षम था। एक मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि सुपर आई स्किल अपने से अधिक पावरफुल चीज को एग्जामिन नहीं कर सकती हो? फिर ऋतिक में लाइटनिंग तेंदुए पर सुपर आई स्किल कास्ट की और उस पर भी उसका कोई असर नहीं हुआ। सामने लड़ाई जारी रही और उन दोनों के बैटल से वहां आसपास के पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। कई लो लेवल के इवॉल्व मॉन्स्टर इस समय भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे वहां की भयानक हवा को महसूस कर सकते थे। स्लैश। उस लड़की की लंबी स्वॉर्ड जो बर्फ की तरह सफेद थी, फिर से उस लाइटनिंग लिपोर की तरह बढ़ी। लाइटनिंग तेंदुए के शरीर के चारों ओर घूमने वाली बैंगनी नीली बिजली एक नेचुरल आर्मोर की तरह थी और उसके लिए एक सुरक्षा कवच थी। गर्जन। वो एक बार फिर जोर से दहाड़ा और अपने पंजे से हमला कर दिया, लेकिन वो लड़की रहस्यमय तरीके से उसके हमले से बचने में कामयाब रही। स्विश। उसकी तलवार फिर से उस लेपर्ड की ओर बढ़ी। स्वॉर्ड के टकराने के कारण जमीन पर गहरी दरारें पड़ गईं और वह असाधारण रूप से भयानक लग रही थी। वो लड़की एक हाई रैंक की वॉरियर थी। ये देखकर ऋतिक खुद को सरप्राइज होने से रोक नहीं पाया। जब तक वो कड़ी मेहनत करता रहेगा, वो भी किसी दिन ऐसा करने में सक्षम होगा और पावरफुल बन जाएगा। लड़ाई जारी रही और ऋतिक उस नज़ारे को दिल थाम कर ऑब्जर्व कर रहा था। एक रियल वॉरियर और हाई रैंक के इवॉल्व मॉन्स्टर की फाइट उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती थी। कुछ समय बाद लाइटनिंग तेंदुए के शरीर के चारों ओर की बिजली कमजोर पड़ गई। उस लड़की ने इस मौके का फायदा उठाता और अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से फिर वार किया। लाइटनिंग लेपर्ड उड़ता हुआ दूर चला गया और उसकी बिजली कहीं गायब हो गई। उस लड़की ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और अपने हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। फिर वो धीरे धीरे लाइटनिंग लेपर्ड की ओर जाने लगी। लाइटनिंग लेपर्ड को उस लड़की की स्वॉर्ड के घातक वार झेलने पड़े थे और उसके शरीर से ढेर सारा ताज़ा खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने वाला था या अपना होश खोने वाला था। वो लड़की उसके पास गई और अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से उसके सर पर वार किया, लेकिन तभी जमीन पर लेटा हुआ लाइटनिंग लेपर्ड बिना हिले डुले अचानक से खड़ा हो गया। तुरंत ही उसकी बॉडी के चारों ओर बिजली के बोल्ट्स घूमने लगे और उसने एक बिजली के गोले से उस लड़की पर हमला किया। ये कितना चालाक है, इसने वास्तव में मारे हुए होने का नाटक किया था। इस समय ऋतिक को बहुत बड़ा झटका लगा। उस मॉन्स्टर्स का IQ किसी इंसान के जितना ही था। जी। यहाँ तक कि ऋतिक भी उन बिजली के बोल्ट्स को काफी आसानी से सुन पा रहा था। उस लड़की को उम्मीद नहीं थी कि लाइटनिंग तेंदुए का जवाबी हमला इतना भयानक होगा। उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया और अपना हमला रोक लिया, फिर अपने शरीर की एनर्जी से तुरंत एक सुरक्षा कवच बना लिया। लेकिन वो बिजली का गोला बहुत पावरफुल था, उसके इम्पैक्ट से आसपास की हवा में हलचल मच गई थी। बैंग। एक जोरदार धमाका हुआ और वो हमला सीधे उसको जाकर लगा। वो लड़की पेड़ों से टकराते हुए एक खाई से नीचे की ओर गिर गई। लाइटनिंग तेंदुआ अपनी मूल स्थिति में खड़ा हो गया और उसके शरीर के चारों ओर की बिजली गायब होने लगी। उसका बड़ा शरीर अचानक से एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। मरने से पहले का आखिरी पलटवार। ऋतिक की आंखें हैरानी बड़ी हो गई और वो डर के मारे कांपने लगा। उसे पक्का नहीं पता था कि लाइटनिंग तेंदुआ पूरी तरह से मर गया था या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो उस लड़की का मरना बेकार हो जाता और ऋतिक को ये थोड़ा बुरा लग रहा था। इस बारे में सोचने पर ऋतिक ने अपने होंठों को लिक किया और अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेकर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर गया। उसने अपनी सांस रोक ली और सावधानी से आगे बढ़ा। उसने एक पल के लिए दूर से उस लेपर्ड को देखा और तभी अपना रास्ता जारी रखा जब उसे यकीन हो गया कि लेपर्ड तेंदुआ मार चुका था। लगता है आज मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, जब से फ्यूचर में आया हूं तब से मेरी किस्मत चमके ही जा रही है। ऋतिक मन ही मन बुदबुदाया। ये उसके लिए फ्री का तोहफा हासिल करने का एक अच्छा मौका था और वो काफी खुश हुए जा रहा था। जब उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड उठाई तो उसका शरीर अकड़ गया, मानो उसे महसूस हुआ हो कि कोई चीज उसे घूर रही है। एप 7 रूही राजपूत से मुलाकात। ऋतिक ने तुरंत अपना सिर घुमाया और पास की झाड़ियों में उसे एक जोड़ी आंखें दिखाई दी। आंखें टेढ़ी मेढ़ी और कुछ कुछ डरावनी थीं। ऋतिक की अपनी आई स्किल कास्ट की, लेकिन उसने काम नहीं किया। वो चीज जो कोई भी थी वो काफी पावरफुल थी। अगर ऐसा था तो वे आंखें उन इवॉल्व मॉन्स्टर्स की होंगी जो रैंक 3 के या उससे भी ऊपर के थे। ये प्रोफेसर ने तो कहा था यहाँ केवल लो रैंक के ही मॉन्स्टर्स मौजूद है, फिर ये इतने खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं? ऋतिक ने प्रोफेसर राजीव को कोसते हुए कहा। लेकिन ऋतिक ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो झाड़ियों में छिपी चीज तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी और अगर वो वहां से कहीं भगा तो वो मुसीबत में पड़ सकता था। गर्जन। तभी एक तेज की गर्जना हुई। ऋतिक भागते हुए उसी खाई की ओर बढ़ रहा था जहां वो लड़की फेंकी गई थी। खाई के पास जाकर ऋतिक ने पीछे पलटकर देखा। एक और लाइटनिंग तेंदुआ। ऋतिक ने हैरानी के साथ कहा। फिर उसे पुराने ऋतिक की मेमोरी में एक जानकारी मिली, लेपर्ड तेंदुए जोड़ों में घूमते थे। इसका मतलब था कि जो मर गया वह उसका साथी था। देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने आपके बॉयफ्रेंड को नहीं मारा है। ऋतिक के झूठी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए उस लेडी लाइटनिंग तेंदुए से कहा।
हाँ, वो लाइटनिंग तेंदुआ जोर से दहाड़ा और अपने शरीर से बिजली के बोल्ट्स निकालने लगा। उसके नुकीले और लंबे दांतों को देखकर ऋतिक का पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ हो गया था। धत्तेरी की, ऋतिक ने कहा। उसने नीचे देखा और अपने होंठ दबा लिए। फैसला उसका था कि उसे काट कर मार दिया जाए या को नीचे कूद जाए। गर्जन। ठीक उसी समय वो लाइटनिंग तेंदुआ ऋतिक को और झपटा, लेकिन ऋतिक पहले ही खाई से नीचे कूद चुका था। दर्द, असहनीय दर्द, जैसे कि उसे स्पोर्ट्स कारों द्वारा कई बार मारा जा रहा हो, उसके पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? ऋतिक ने अपनी आंखें खोलने में थोड़ी मुश्किलों का सामना किया। उसे अपने शरीर पर हल्की ठंड महसूस हुई और चारों ओर देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह किसी झील में था। पास में ही एक छोटा सा झरना था, जहां से पानी गिर रहा था और वहां एक छोटी सी नदी बन गई थी। चारों ओर तरह तरह की अजीब और विचित्र वनस्पतियां थीं और आसमान थोड़ा गहरा था, मानो सूरज डूब गया हो। उसे याद आया कि जब उसने छलांग लगाई थी तो सुबह हो रही थी। किसने सोचा था कि वह इतनी देर तक बेहोश रहा होगा? ये तो उसकी अच्छी किस्मत थी कि उसने अपनी फिजिक में पॉइंट्स ऐड कर लिए थे। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं। वो धीरे से खड़ा हुआ और ऊपर की ओर देखने लगा। चट्टान बहुत ऊंची थी और कुछ पेड़ों से टकराने के कारण उसके गिरने की स्पीड कम हो गई होगी, वरना आज वो आसानी से मारा जाता। तभी ऋतिक की नज़र झरने के नीचे पानी की सतह पर मौजूद एक आकृति पर पड़ी। वो उसके पास गया और देखा कि ये वही लड़की थी जो उससे पहले यहाँ गिरी थी। उसकी लाला स्कर्ट पर कई कट लगे हुए थे और कुछ हिस्से जले हुए भी थे। इस बार ऋतिक उसके चेहरे को काफी नजदीक से देख पा रहा था। उसके गाल गोरे थे और उस पर कोई दाग नहीं था। ऐसा लगता था मानो भगवान ने उसे बनाने में लगी लंबा समय लगाया होगा। कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ऐसी सुंदरता तो पुराने समय में भी नहीं थी। कहीं समय के साथ साथ ये लड़कियां और भी ज्यादा सुंदर तो नहीं हो गई, या हो सकता ये कोई नई टेक्नोलॉजी वाले मेकअप का कमाल हो। ऋतिक ने लड़की के सहारे को निहारा और उसकी तारीफ की। वो एक 18 साल की जवान लड़की थी। उसके होठों के कोनों से खून रिस रहा था और ऋतिक को अंदाजा था कि लाइटनिंग तेंदुए के अंतिम हमले से उसे कई चोटें लगी थीं। अगर उसने उसे यहीं छोड़ दिया तो कोई भी मॉन्स्टर वहां से गुजर सकता है और उसे खा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे वॉरियर मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे और मॉन्स्टर्स अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वॉरियर्स को खाना चाहते थे। ऋतिक बिना किसी हिचकिचाहट के उस लड़की को झरने से बाहर ले आया। छूने पर उसका शरीर काफी ठंडा था और जब उसकी स्किन ऋतिक की स्किन को टच करती तो ऋतिक को उसकी स्किन काफी सॉफ्ट महसूस होती थी। लेकिन ये इतनी भारी क्यों है? ऋतिक ने उसे एक बड़े से पेड़ के सहारे लेटा दिया। ऋतिक को नहीं पता था कि वो कब होश में आएगी। उसका दाहिना हाथ हड्डियों को ठंडा करने वाली लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़े हुए था। ऋतिक न तो डॉक्टर था और न ही उसके पास कोई दवा थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता रहा। ऋतिक को काफी भूख लग रही थी, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वहां उसने कोई भी ऐसा पेड़ नहीं देखा था जिस पर फल लगे हुए हो। तभी ऋतिक को पानी में तैरती हुई मछलियां दिखाई दी और वो काफी खुश हो गया। मछलियां भी एक इवॉल्व मॉन्स्टर थीं और सामान्य मछलियों से दोगुनी आकार की थीं। लेकिन वे उतने क्रूर नहीं थे और उन्हें सिंपल इवॉल्व मॉन्स्टर के रूप में बताया गया था। ऋतिक ने बिना किसी देरी के एक लंबी और ठोस लकड़ी उठाई और उसके किनारे को तोड़कर उसे भाले की तरह आकार दे दिया। अपने समय में ऋतिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और इंजीनियर्स होते ही काम चलाओ है। हालांकि मछली पानी में बहुत तेजी से तैरती थी, लेकिन ऋतिक की प्रेजेंट स्पीड इतनी तेज थी कि वो कुछ मछलियों को आसानी से पकड़ सकता थी। वो उन मछली को पकड़कर किनारे किनारे पर ले गया और उसे एक लकड़ी की छड़ी, साथ ही मोटे सूखे पेड़ की छाल और टिंडर मिला। उसने लकड़ी की छड़ी को पेड़ की छाल पर रखा और दोनों हाथों का उपयोग करके छड़ी को पकड़ लिया और उन्हें रगड़ने लगा। टेंडर में जल्दी ही आग लग गई। ऋतिक ने तेजी से आसपास की सूखी शाखाओं को आग में फेंक दिया और एक धधकती लौ पैदा कर दी। उसने वह छड़ी उठाई जिसमें मछलियां थीं और उन्हें पकाने लगा। थोड़ा नमक होता तो मजा ही आ जाता, ऋतिक ने मन ही मन कहा, लेकिन वो इतना भूखा था कि उसने आगे ज्यादा नहीं सोच और जल्दी से एक पकी हुई मछली खा ली। ऋतिक मछली के स्वाद से काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। हालांकि इसमें कोई मसाला नहीं मिलाया गया था, लेकिन फिर भी वो उसके द्वारा पिछली दुनिया में खाई गई किसी भी मछली की तुलना में कहीं अधिक स्वादिष्ट थी। तभी उस बेहोश लड़की की बॉडी में मूवमेंट होने लगी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जब उसने सामने एक नंगे लड़के को देखा तो उसकी आईब्रोज सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उस हमला किया। ऋतिक ने ठीक उसी समय पर अपना सिर घुमाया और स्वॉर्ड को अपनी ओर आते हुए देखा। धतेरी की, ऋतिक तुरंत पीछे हट गया और उसके हमले से बच गया। तुम क्या कर रहे हो? हमले से बचकर उसने राहत की सांस ली। अगर वो लड़की घायल नहीं होती तो वो उसकी स्वॉर्ड से इतनी आसानी से बच नहीं पाता। अरे, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम किसी मछली का खाना बन गई होती, ऋतिक ने गुस्से के साथ उस लड़की से कहा। वो सच बोल रहा था, हालांकि पानी में मछलियां कोमल दिखती थीं, फिर भी वो एक इवॉल्व मॉन्स्टर थी। जब उन्हें एहसास होता कि वो लड़की बेहोश है तो वे उसे कुतर कर मार सकती थी। तुम्हें मुझे बचाया है,
उस लड़की ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और महसूस किया कि उसके कपड़े गीले थे, लेकिन छूने का कोई निशान नहीं था, जबकि ऋतिक ने अपने कपड़े उतार दिए थे और सूखने के लिए एक तरफ छोड़ दिए थे। उसने एक राहत की सांस ली और खड़ी होने लगी, लेकिन उसे काफी गहरी चोटें आई थी जिस कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। ऋतिक ने देखा कि उसका गुस्सा शांत हो गया था तो उसने भी एक राहत की सांस ली। फिर उसने आने कपड़े पहन लिए। उद्धरण चिन्ह, आराम करो, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, ऋतिक ने उसे मजाकिया भरे लहजे में कहा। वो लड़की एक पल के लिए चौंकी, फिर उदासीनता से बोली, बेशर्म कही के। जिस अंदाज में तुमने मुझे बेशर्म कहा, मुझे थोड़ा रोमांटिक फील हुआ, ऋतिक ने हंसते हुए जवाब दिया। वो जानता था कि लड़की घायल है और ज्यादा चल नहीं सकती, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मजाक खत्म, क्या तुम ये खाना खाओगी? ऋतिक उसके पास गया और एक मछली देते हुए बोला। लेकिन वो लड़की चुप रही और इधर उधर देखने लगी, जैसे कि कुछ सोचने की कोशिश कर रही हो। मुझे एक दे दो। कुछ देर तक वो लड़की शांत रही, फिर अपने कांपते होंठों से उसने ऋतिक से कहा। हालांकि उसने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी थकावट से उबरने के लिए पर्याप्त एनर्जी की जरूरत थी ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके। ऋतिक ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ पूछा था कि क्या तुम्हें एक चाहिए और तुमने मुझे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी उसने एक पकी हुई मछली उस लड़की को दे दी। लड़की ने उस छड़ी को पकड़ लिया जो मछली में घोंपी गई थी और उस मछली को खाने लगी। उसने एक छोटा सा टुकड़ा खाया और उसे भी उसका टेस्ट काफी अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? मछली चबाते हुए ऋतिक ने उस लड़की से पूछा। रूही राजपूत, रूही ने जवाब देते हुए कहा। मेरा नाम ऋतिक अल्हावत है। वैसे तुम और मैं एक ही उम्र के हैं, क्या तुम ऑफिशियल वॉरियर हो? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए रूही से पूछा। ऑफिशियल वॉरियर की रैंक आसानी से नहीं मिलती थी। हालांकि कुछ वॉरियर्स ऐसे भी थे जो एकेडमी में आते ही ऑफिशियल वॉरियर बन गए थे। और इस लड़की के लिए, जो रैंक 5 के लाइटनिंग तेंदुए के खिलाफ खड़े होने में सक्षम थी, वो शायद रैंक 4 की ऑफिशियल वॉरियर होगी। इस बारे में सोचने पर ऋतिक ने गहरी सांस ली। ये सच में काफी डरावनी बात थी, एक कम उम्र की लड़की का ऑफिशियल वॉरियर की पोस्ट पर होना। तुम्हें क्या चाहिए? रूही ने ऋतिक को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देखा और एक सवाल किया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऋतिक थोड़ा हैरान था, उसे समझ नहीं पाया कि वो उससे क्या कहना चाहती है। जैसा कि मेरा नाम रूही राजपूत है, तो एक राजपूत होने के नाते मुझे किसी का आसान रखने की आदत नहीं है। उसने ऋतिक की ओर देखा और आगे कहा, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और मैं वो तुम्हें दे दूंगी, फिर तुम्हारा मेरे ऊपर कोई आसान नहीं होगा। नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी आंखों से एक भयानक चमक निकल रही थी जिससे ऋतिक का दिल अचानक से कांप उठा। अरे पागल औरत, ठीक है, मैं तुम्हारे जितना पावरफुल बनना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। रूही ने उसे ऐसा देखा मानो वो किसी पागल को देख रही हो, फिर उसने कहा, तुम इस काबिल नहीं हो। रूही की बात सुनकर ऋतिक तो लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा। उसने हैरानी से रूही की ओर देखा। इसका क्या मतलब था? आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया था और धधकती आग ने कई मच्छरों को आकर्षित कर लिया था। ये मच्छर सामान्य मच्छरों से बड़े थे और हर डंक के कारण ऋतिक दर्द से छटपटा उठता था। आह, ये मच्छर! रूही अपना हाथ हिला पा रही थी और उसने घास को आग में फेंक दिया। आग की लपटों से एक अजीब सी गंध निकली और सारे मच्छर गायब हो गए। रूही ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन ऋतिक अभी भी जाग रहा था। तभी उसे याद आया कि जब उसने एक वॉरियर को मारा था तो लकी ड्रॉ खोलने का मौका मिला था। उसने तुरंत सिस्टम इंटरफेस में प्रवेश किया और वहां वास्तव में एक चमकीला आइकन था। एपिसोड 8 रेड ड्रैगन स्नेक का हमला। लॉटरी इंटरफेस पहले जैसा ही था, लेकिन एक छोटा सा बदलाव था। स्पिन व्हील को अब 10 स्लॉट्स में डिवाइड किया गया था, उनमें से 3 को गुप्त तकनीकों के में बांटा गया था, 3 को यूनियन कॉइन्स में, 3 को एनर्जी पिल्स में बांटा गया था। बाकी 2 पोटेंशियल पिल्स 2 में बदल गई थी और एक हथियार बन गई, जबकि लास्ट स्लॉट में एक बेहद छोटा ग्रैंड प्राइज मौजूद था। ऋतिक को समझ आया कि हर बार इनाम बदलते रहते थे। हो सकता था आज कुछ और हो और अगली बार कुछ और। ऋतिक को यूनियन कॉइन्स या किसी तकनीक की जरूरत नहीं थी, बल्कि एक हथियार की जरूरत थी। बेहतर होगा कि यह एक हथियार हो। ऋतिक ने अपनी सांसें रोक ली और व्हील स्पिन स्टार्ट कर दिया। हथियार, शस्त्र, हथियार, शस्त्र। जैसे ही लॉटरी का पहिया घुमा, ऋतिक मन ही मन प्रार्थना करने लगा। जल्द ही सुई धीमी होने लगी। ओह नहीं, यूनियन कॉइन्स नहीं। ऋतिक ने देखा कि नीडल यूनियन कॉइन्स के पास धीमी हो रही थी और वो डिप्रेशन में चला गया। क्या मेरी किस्मत अब भी बेकार ही है? ऋतिक ने अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा। उसे हमेशा यूनियन कॉइन्स ही मिलते थे। हालांकि जैसे ऋतिक को गुस्सा आया, वो सुई थोड़ी सी हिली और ग्रैंड प्राइज पर जाकर रुक जी। वाह! ऋतिक को एक झटका लगा। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपको ग्रैंड प्राइज मिला गई। फीनिक्स तकनीक। सिस्टम से एक आवाज सुनाई दी, लेकिन ऋतिक के लिए ये किसी सोने से कम नहीं था। फीनिक्स तकनीक, ये क्या है? ऋतिक थोड़ा हैरान था, तभी उसके हाथों में एक कार्ड आ गया।
स्किल कार्ड। इस समय ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गईं, केवल रैंक 6 और उससे ऊपर के वॉरियर ही स्किल कार्ड बना सकते थे। इन कार्डों में पावरफुल तकनीक होती थी जो एक वॉरियर को उसकी असल पावर से ज़्यादा पोटेंशियल देती थी। स्किल कार्ड के कई सारे लेवल थे, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। जिसके कार्ड का लेवल जितना ज़्यादा होगा उसकी पावर्स भी उतनी ही अधिक होगी। ये एक ब्रोंज स्किल कार्ड क्यों है? ऋतिक ने उस कार्ड को किया जो थोड़ा ठंडा था। कार्ड बहुत पतला था लेकिन विशेष धातु का बना हुआ था। ऋतिक थोड़ा निराश हो गया। ये स्किल कार्ड भाला तकनीक के लिए था और यह केवल ब्रोंज लेवल का कार्ड था। तभी ऋतिक को एहसास हुआ कि स्किल कार्ड के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था। यह एक कौशल कार्ड है जो विकसित हो सकता है। ऋतिक की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। इस तरह का कार्ड डायमंड कार्ड से भी अधिक कीमती था। जैसे जैसे वॉरियर इसकी प्रैक्टिस करता रहेगा इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। फिलहाल ये ब्रोंज लेवल का स्किल कार्ड था और अगर ऋतिक उसकी आगे प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसका लेवल बढ़कर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर डायमंड पर चला गया। ये तो वाकई में एक ग्रांड प्राइज कहने के लायक है, ऋतिक ने कहा और उस कार्ड को तुरंत जेब में रख लिया। कोई भी वॉरियर ऑफिशियल वॉरियर बनने से पहले अपना हथियार चुन सकता था और अपने हथियार की स्किल को इम्प्रूव कर सकता था। पहले ऋतिक सोच रहा था कि उसे कौन सा हथियार चुनना है, लेकिन इस कार्ड को प्राप्त करने के बाद ऋतिक ने फैसला किया कि वो भाले का यूज करेगा। जैसा कि कहा जाता है, डंडा चलाना सीखने में 1 महीना लगता है, खंजर चलाना सीखने में 1 साल लगता है और भाला चलाना सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। एक भाला 100 सैनिकों का राजा होता था, इसे सीखना सबसे कठिन था। अगर ऋतिक के पास स्किल कार्ड नहीं होता तो वो कभी भाले को अपना हथियार नहीं चुनता। तुम पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? तभी ऋतिक को किसी की मीठी आवाज सुनाई दी। रूही ने अपनी आंखें खोली थीं और ऋतिक को घूर रही थी, मानो कि वो कोई बेवकूफ हो। वो कुछ नहीं, ऋतिक ने उसे खांसते हुए जवाब दिया। क्या तुमने वो आवाज सुनी? रूही ने दूर कहीं देखते हुए धीरे से पूछा। आवाज? ऋतिक अचंभित रह गया और उसके कान तुरंत खड़े हो गए। उनके चारों ओर केवल सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जब ऋतिक ने ध्यान से सुना तो उसे कुछ हल्की सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई घास पर चल रहा हो। कोई आ रहा है। रूही ने अपना सर हिलाया और कहा, यह एक एडवेंचर टीम होनी चाहिए। कुछ इवॉल्व मॉन्स्टर केवल रात में ही दिखाई देते थे, इसलिए जो वॉरियर इन मॉन्स्टर्स का शिकार करने में माहिर थे वे भी रात में ही बाहर आते थे। ऋतिक ने पहले भी ऐसी ही एक टीम का सामना किया था और वे बिल्कुल डाकुओं की तरह थे। ये ख्याल आते ही ऋतिक के हाव भाव तुरंत बदल गए। अब क्या करें? मारो। रूही ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और फुसफुसाई। वो बुरी तरह घायल हो गई थी और अभी तक ठीक नहीं हुई थी। अगर वे दोनों अभी नहीं निकले तो हो सकता था वो टीम उन्हें नुकसान पहुंचाए और अगर ऐसा हुआ तो वे दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऋतिक अपना ने सिर हिलाया। जैसे ही वह उठकर जाने वाला था उसे एहसास हुआ कि रूही अभी भी पेड़ के सहारे लेटी हुई थी और उसे घूर रही थी। तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो? रूही ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी निगाहें अभी भी उसे ही घूर रही थी। हालांकि एक दिन एक साथ बिताने के बाद रूही को लगभग पता चल गया कि ऋतिक किस टाइप का था। ऋतिक ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और वहां से जाने लगा। रूही का बदन काफी सॉफ्ट था और ऋतिक को थोड़ी शर्म आ रही थी। क्या मैंने तुमसे मुझे ले जाने के लिए कहा था? रूही इस समय बहुत खुश नहीं दिख रही थी। ये पहली बार था जब वो किसी लड़के के इतनी करीब थी और उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कि वह शर्मा रही हो। ठीक है, तुमने नहीं कहा। मैंने ये अपनी मर्जी से किया, ठीक है। ऋतिक ने उसकी बातों की परवाह नहीं की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो आवाजें लगातार उनके करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ कोई था। उनके जाने के कुछ देर बाद ही एक टीम को वहां जल्दी हुई आग दिखाई थी। ये देखकर कि आग अभी भी जल रही थी, वे आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि उन लोगों ने अभी अभी उनके कदमों की आवाज सुनी होगी और वे भाग गए होंगे। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आसपास और भी वॉरियर्स हैं। अगर बाद में हमारा उनसे सामना होता है तो उन्हें तुरंत मार डालना। उस टीम के लीडर ने बेरहमी के साथ कहा। इस जंगल में खजाने के लिए लोगों की हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ओह, तुम बहुत भारी हो। कुछ दूरी तय करने के बाद ऋतिक ये बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। रूही ने उसकी बात सुनकर अपने दांत पीस लिए। अगर उसे अपनी पहचान की परवाह नहीं होती तो वह उसे काट लेती। वो एक समझदार लड़की थी, लेकिन थी तो एक लड़की ही। कौन सी लड़की अपने आप को भारी कहलाना बर्दाश्त कर सकती है? होह, ये एक स्वॉर्ड है। रूही ने ऋतिक को घूरते हुए उससे कहा। हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऋतिक ने मुंह बनाते हुए उसे जवाब दिया। सस। जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े उन्होंने देखा कि 2 छोटी छोटी लाल आंखें उन्हें ही घूर रही हैं। चांद की रोशनी में वो आसानी से बता सकते थे कि वो एक सांप था। ऋतिक ने तुरंत अपनी सुपर आई स्किल कास्ट की। रैंक 2 का रेड ड्रैगन स्नैक एबिलिटी। एक सांप रात में अधिक सक्रिय, इनके दांतों में जहर होता है। ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 670। ऋतिक काफी निराश हो गया क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी कम थी। हालांकि परेशानी वाली बात यह थी कि इस समय उनके पास कोई हथियार नहीं था।
अगर बुना किसी हथियार के इस लाल पंख वाले सांप से लड़ता और अगर वो उसे काट लेता तो ऋतिक एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसे पकड़ो। तभी रूही उसे अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड देती है। ऋतिक ने भी ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत उसे ले लिया। लेकिन तभी एक जोर का धमाका हुआ। जैसे ही ऋतिक ने उस स्वॉर्ड को पकड़ा, उसे एहसास हुआ कि वो बहुत भारी थी और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। वो स्वॉर्ड जमीन पर गिरते ही गहराई में घुस गई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये एक स्वॉर्ड है बेवकूफ, रूही ने चिढ़ते हुए ऋतिक से कहा। ऋतिक को आखिरकार समझ में आ गया कि उसके कहने का क्या मतलब था। रूही इसलिए ही इतनी भारी लग रही थी क्योंकि उसके पास उसकी स्वॉर्ड थी और इसलिए ही रूही ने उसे बताया था। ऋतिक समझ गया था कि वो स्वॉर्ड अन्य ग्रहों से हासिल हुए यूनिक मेटल्स की बनी हुई थी, यही कारण था कि वो इतनी पावरफुल थी। बकवास बंद करो, मुझे छोड़ो और इससे निपटो, रूही ने कहा। ऋतिक ने तुरंत रूही को एक विशाल पेड़ के बगल में लिटा दिया, फिर उस लॉन्ग स्वॉर्ड को जमीन से बाहर निकाला और दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। ये सचमुच बहुत भारी थी। जिस तरह से रूही ने वो तलवार लहराई थी, उससे पता चलता है कि उसकी वे दो छोटे छोटे हाथ कितने मजबूत थे। तुम्हारी बाएं ओर, रूही ने आवाज लगाते हुए ऋतिक से कहा। रेड ड्रैगन स्नैक पहले ही तेज गति से ऋतिक की ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें सीधे ऋतिक को घूर रही थीं, जैसे उसने कुछ स्वादिष्ट चीज देखी हो। स्विश! ऋतिक ने जोर से अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड लहराई। लेकिन वह लाल पंख वाला सांप बहुत तेज था और ऋतिक को चकमा देने में कामयाब रहा। उसके निचले हिस्से पर वार करो, रूही ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा। इस रैंक के एक इवॉल्व मॉन्स्टर के लिए अगर वो घायल न होती तो आसानी से निपट सकती थी। रूही की बात सुनकर ऋतिक थोड़ा सरप्राइज हो गया, लेकिन फिर उसने तुरंत रिएक्ट किया। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और वैसा ही किया जैसा रूही ने बताया था। उसने तुरंत उस रेड ड्रैगन के निचले हिस्से पर वार किया और उसे जमीन में दफना दिया। सस सस! रेड ड्रैगन स्नैक ने कुछ आवाजें निकाली और ऋतिक को काटने की कोशिश करने लगा। चूंकि उसका शरीर स्वॉर्ड के कारण जमीन में गड़ा हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तुम तो अभी एक नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए कि बड़ों से कैसे पेश आते हैं। तुम सच में पागल हो। ऋतिक ने राहत की सांस ली और उस स्नैक का मजाक बनाते हुए कहा। आओ, मुझे काटो, आह! लेकिन तभी उस रेड ड्रैगन स्नैक का सर उसके धड़ से अलग हो गया और वो सीधे ऋतिक की बांह को काटते हुए उड़ गया। जब रूही ने ये नज़ारा देखा तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, लेकिन फिर वो तुरंत अपने सामान्य रूप में लौट आई। तुम नालायक कीड़े! ऋतिक ने उस स्नैक का सर पकड़ लिया, फिर उसे जमीन पर पटक दिया और जोर से रौंदा। डिंग टिल्ड टिल्ड! रेड ड्रैगन स्नैक मारा गया। आपको 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। जब ऋतिक को ये आवाज सुनाई दी तो उसने एक राहत की सांस ली। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऋतिक ने रूही की ओर देखा और गुस्से से कहा। रूही जानती थी कि वो स्नैक कटने के बाद भी जिंदा रह सकता था। तुमने पूछा ही नहीं, रूही ने ऋतिक के मजे लेते हुए उससे कहा। रूही की बात सुनकर ऋतिक का मुंह खुला का खुला रह गया, फिर उसने सांप के सिर से एनर्जी क्रिस्टल बाहर निकाल लिया। रैंक 2 का एनर्जी क्रिस्टल, इसकी कीमत काफी अधिक थी। तभी ऋतिक अचानक से जमीन पर गिर गया। जहां उसे काटा गया था वहां अचानक उसे तेज दर्द महसूस हो रहा था। जलन से उनका पूरा शरीर झुलसने लगा था। अरे नहीं, सुपर आइस किल ने बताया था कि इस सांप के दांत जहरीले थे। ऋतिक को कुछ याद आया और उसकी सूरत रोने जैसी हो गई। वहां ठंडा पानी है। बोलते समय रूही की आंखें दूसरी ओर घूम गईं। ठंडा पानी जहर का असर कम कर देता है। जब ऋतिक ने उसकी बात सुनी तो वो तुरंत खड़ा हो गया और तेजी से नदी किनारे चला गया, फिर सीधे उसमें कूद गया। एपिसोड 9 रूही से ट्रेनिंग। नदी का पानी काफी साफ था और चांद की रोशनी में नीचे गहराई तक देखा जा सकता था। जैसे ही नदी के ठंडे पानी ने उसके पूरे शरीर को भिगो दिया, ऋतिक को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी जलन कम हो रही है। ओह! उसे एक राहत महसूस हुई। इस प्रकार के जहर से इंसान का शरीर जलने लग जाता है, लेकिन ठंडे पानी की मदद से उस पर ज्यादा असर नहीं होता। ओह, तो तुम यहाँ हो, टीम के लीडर ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो टीम वहां पहुंच गई थी जहां रूही लेटी हुई थी। चले जाओ वरना मारे जाओगे, रूही ने अपनी आईब्रोज ऊपर कर ली और बिना किसी भाव के चिल्लाई। ब्रूना, जो टीम का लीडर था, उसने पेड़ के सहारे लेटी हुई रूही को देखा, फिर पास में पड़ी उसकी स्वॉर्ड को और वो समझ गया कि रूही इस समय घायल थी। उसने पहले भी इस लड़की को देखा था और वो अपनी स्वॉर्ड से रैंक 3 के इवॉल्व मॉन्स्टर को मारने में कामयाब रही थी। वो उसकी खतरनाक पावर्स से काफी ज्यादा हैरान था और इससे भी हैरानी वाली बात यह थी वो उम्र में काफी छोटी थी। बॉस, ऐसा लग रहा है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई है और हिल नहीं सकती। उनमें से एक आदमी ने ब्रूना के कान में फुसफुसाया। ब्रूना ने अपना ने सिर हिलाया, उसने भी ऐसा ही सोचा था। तभी अचानक से रूही ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसकी स्वॉर्ड उड़ते हुए उसके हाथों में आ गई। फिर उसने उन लोगों को घूर कर देखा और रूखे अंदाज में कहा, दफा हो जाओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बोलो क्या तुम कर सकती हो। ब्रूना थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा,
इसी ख्याल के साथ ब्रूना ने रूही की ओर चलना जारी रखा। अपने सामने एक सुंदर सी लड़की देखकर ब्रूना के दिल में उसके लिए गंदे आइडियाज आने लग गया थे। रूही ने गुस्से में अपने होंठ दबा लिए। अपनी स्वॉर्ड उठाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और उसके पास लड़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। ठंडे पानी में भीगने के बाद ऋतिक की बॉडी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, कम से कम उसकी जलन तो दूर हो ही गई थी। हालांकि जब उसने उन लोगों को आते हुए देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये लोग बहुत पावरफुल है। वहां लगभग 5-6 लोग थे और वे सभी के सभी वॉरियर्स थे। हे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। ब्रूना आगे बढ़े और देखा कि रूही केवल उस पर अपनी तलवार तान रही थी, लेकिन वह न तो हिल सकती थी और न ही हमला कर सकती थी। क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? तभी ब्रूना के कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। जब रूही ने वो जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। इस लड़के ने सच में बाहर आने की हिम्मत की। क्या वो ये नहीं जानता कि अपनी ताकत से वो इन लोगों से बिल्कुल भी निपट नहीं पाएगा? उद्धरण चिन्ह, वो कौन है? उस आवाज को सुनकर ब्रूना थोड़ा डर गया और पीछे मुड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि पानी में भीगा हुआ एक लड़का उनकी की ओर ही आ रहा है। जैसे ही उन्होंने ऋतिक को देखा तो बाकी लोग भी सावधान हो गए। ब्रूना, रैंक 2 का वॉरियर, खंजर चलाने में माहिर, ओवरऑल स्ट्रेंथ 1540। ऋतिक धीरे से बोला और उसकी नज़र इन लोगों पर पड़ी। ब्रूना और बाकी लोग ऋतिक की बातें सुनकर शॉक हो गए। ऋतिक ने कोई भी पावर डिटेक्टर मशीन नहीं पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उनके लेवल को बता सकता था और यहाँ तक कि उसकी रैंक भी जानता था। ये सुनकर सभी लोग अंदर ही अंदर कांपने लगे। मैं तुम लोगों को जाने के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा। अगर नहीं, तो तुम यहीं मारे जाओगे। ऋतिक ने किसी एक्सपर्ट की तरह उन लोगों से कहा। वो उन्हें ऐसे देख रहा था मानो किसी चींटी को देख रहा हो। ब्रूना का चेहरा तुरंत ही बदल गया। उसने ऋतिक का लेवल देखने की कोशिश की लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था मानो वो कोई एक्सपर्ट हो जिसने आसानी से उसका नाम और रैंक पता लगा ली। वो जानता था कि कुछ हाई रैंक के वॉरियर्स अपनी जानकारी छिपा सकते थे और एक सामान्य वॉरियर की तरह दिखाई दे सकते थे। ये ख्याल आते ही वो और भी ज्यादा घबरा गया। श्रेष्ठ, हम अभी यहाँ से जाते हैं। ब्रूना ने अपने साथियों की ओर देखा और जल्दी से पीछे हट गया। वे यहाँ अपनी नन्ही सी जान नहीं खोना चाहते थे। ऋतिक उन्हें तब तक घूरता रहा जब तक वे चले नहीं गए। उनके जाते ही उसने एक राहत की सांस ली। तुम तो काफी अच्छी नौटंकी कर लेते हो, रूही ने मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा, लेकिन वो काफी एक्साइटेड भी थी, ये जानने के लिए कि ऋतिक को उनका लेवल कैसे पता चला। रूही को अंदाजा था कि ऋतिक एक बिगिनर वॉरियर था और कोई भी रैंक 1 का वॉरियर उसे आसानी से हरा सकता था। ऋतिक ने थोड़ी देर आराम किया और रूही से कहा, चलो अब चलते हैं, अगर उन्हें असलियत का पता चला और वे दोबारा लौट आए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। ऋतिक ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और रूही को ऊपर उठाकर दूसरी तरफ भागने लगा। रूही ने अभी भी अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ रखा था, इसलिए ऋतिक के लिए ये अभी भी काफी थका देने वाला था। बॉस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही ब्रूना और बाकी लोग जा रहे थे, उनमें से एक ने अपनी भौहें चढ़ा लीं और बोला, सही नहीं है। ब्रूना ने रुककर इस बारे में ध्यान से सोचा, फिर उसका चेहरा एकदम से भयानक हो गया। बहुत बढ़िया, उसने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की, पीछा करो और उन्हें मार डालो। ऋतिक हौंफ रहा था और वो रूही को लेकर दूसरी दिशा में भाग रहा था। वो लोग वास्तव में एक बेवकूफ थे जिन्हें ऋतिक ने आसानी से बेवकूफ बना दिया। शुक्र है, उसके पास उसकी सुपर आई स्किल थी। ऋतिक को अंदाजा हुआ कि उसकी सुपर आई स्किल अपने से 2 रैंक ऊपर के मॉन्स्टर और वॉरियर का लेवल पता कर सकती थी। लेकिन उन लोगों के लिए जो 3 रैंक ऊपर थे, ये काम नहीं करेगी। कुछ देर तक दूसरी दिशा में बिना रुके दौड़ने के बाद ऋतिक का शरीर थक गया था और वो रास्ते में ही रुक कर से गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसे सोए कितना समय बीत गया था और जब उसकी आंख खुली तो सवेरा हो गया था। वो एक विशाल पेड़ के नीचे लेटा हुआ था जिसके ऊपर बहुत सी लताएं लटक रही थीं। साथ ही ऋतिक को एहसास हुआ कि उसके शरीर पर एक और कोमल शरीर पड़ा हुआ था। पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, फिर एक पल के बाद उसे होश आया। ऋतिक ने करीब से देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने कब रूही को अपने गले से लगा लिया था। रूही इस समय भी सो रही थी और उसके कोमल और गोरे चेहरे पर आंखें कसकर बंद थीं। उसके शरीर पर हल्की सी खुशबू थी और ऋतिक एक गहरी सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ओह ठीक है, वो कल दौड़ता रहा और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह रास्ते में ही सो जाएगा। तभी रूही की आंखों में मूवमेंट होने लगी। जब ऋतिक ने देखा कि रूही जाग रही है तो वो दूर जाकर खड़ा हो गया। अगर रूही को पता चला कि उसने उसे सोने के लिए गले लगाया था, तो रूही उसे जिंदा ही जला देगी। ऋतिक को भूख लगने लग जाती है, लेकिन आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं था और उसे कोई जानवर भी नहीं दिखा। इसी बीच रूही ने पहले ही अपनी आंखें खोल ली थीं और जब उसने ऋतिक को देखा तो उसकी आईब्रोज सिकुड़ गईं। उसके हाथ में लगी लॉन्ग स्वॉर्ड सहज रूप से ऋतिक की ओर इशारा कर रही थी। ये मैं हूं। ऋतिक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो तुरंत शॉक में चला गया।
लॉन्ग स्वॉर्ड उसके गले पर थी और कभी भी उसके धड़ को उसके शरीर से अलग करने वाली थी। जब रूही ने ऋतिक को देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई। फिर उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड वापस ले ली और उसे जमीन पर गाड़ दिया। तुम ठीक हो? ऋतिक ने एक राहत की सांस ली और रूही से पूछा। रूही ने हाँ में आना सर हिला दिया। मुझे शायद 2 दिन और चाहिए। उस लाइटनिंग तेंदुए का हमला बहुत पावरफुल था। अगर वो पूरी तरह से ठीक होना चाहती तो शायद उसे 2 दिन का समय और चाहिए होगा। सच सच। कुछ देर बाद उन्हें पास से एक आवाज सुनाई दी। ऋतिक थोड़ा हैरान हो गया। क्या ये फिर से वही वॉरियर हो सकते हैं? मॉन्स्टर? रूही ने उस दिशा में देखा और ऋतिक से कहा। रूही के इतना कहते ही जो लॉन्ग स्वॉर्ड जमीन में धसी हुई थी वो उड़कर ऋतिक की ओर चली गई। समय तेजी से बीतता गया और इन 2 दिनों के दौरान ऋतिक ने रूही की लॉन्ग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया और उसकी गाइडेंस के तहत कई मॉन्स्टर्स को मारता रहा। ये लड़की सच में काफी खतरनाक थी। वो छोटी थी, लेकिन उसे सभी प्रकार के मॉन्स्टर्स की आदतों और उनके हमला करने के तरीकों की पूरी समझ थी। ऋतिक को ये भी याद नहीं थे कि उसने कुल कितने मॉन्स्टर्स को मार डाला था। 2 दिन बाद मॉर्निंग में ऋतिक लेवल 9 पर पहुंच गया था। वो जल्दी से अपनी डिटेल्स चेक करने लगा। नाम ऋतिक अल्हावत। लेवल 9। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 11,280। अगले लेवल में जाने के लिए पोटेंशियल पॉइंट्स 1008। स्ट्रेंथ 67। फिजिक 40। स्पीड 40। स्किल सुपर आई स्किल। एंगर पॉइंट्स 0 आउट ऑफ 100। ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 588। क्या तुम्हें ये एनर्जी क्रिस्टल चाहिए? ऋतिक के हाथ में एक बोरी थी जिसमें कई सारे एनर्जी क्रिस्टल्स थे। रूही ने ना में अपना सिर हिलाया। इस समय वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और थोड़ी उदास लग रही थी। हे तुम कहाँ जा रही हो? ये देखकर कि रूही अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ दूसरी दिशा में जा रही थी, ऋतिक ने उससे पूछा। कुछ दिन एक साथ बिताने के बाद ऋतिक को पता चला था कि रूही केवल ऊपर से कठोर दिखती थी, उतनी थी नहीं। लाइटनिंग तेंदुआ। रूही ने पलटकर उससे कहा। तुम अभी भी उस जानवर को मारने जा रहे हो? ऋतिक को उस लाइटनिंग तेंदुए के बारे में सोचकर ही सिरदर्द हो रहा था। मैं कभी फेल नहीं हो सकती, रूही ने उदास होते हुए जवाब दिया। पॉवर्स के वापस आ जाने के बाद वो काफी पावरफुल दिखाई देने लगी थी। इसके अलावा अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगी तो तुम्हें मार डालूंगी, रूही ने दूसरी दिशा में चलते हुए कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या ही? ऋतिक थोड़ा हैरान हो गया और उसने उसी हैरानी में रूही से पूछा। ये लड़की उसी हाथ को काट रही थी जिसने उसे खाना खिलाया था। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि उस रात जो हुआ उसके कारण ऋतिक ने उसके दिल पर एक छाया छोड़ दी थी। लेकिन उसे जल्दी से ट्रेनिंग करना थी और अपना ध्यान केंद्रित रखना था। हम अगली बार कब मिल रहे हैं? ऋतिक ने रूही की ओर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन रूही का कोई जवाब नहीं आया। हालांकि 1 मिनट की शांति के बाद दूर से एक धीमी आवाज आ रही थी। सेक्रेड रीजन, ये जगह कहाँ है? ऋतिक ने कहा, लेकिन तब तक रूही वहां से जा चुकी थी। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और उस छोटे बोरे को अपने कंधे पर लटका लिया, फिर दूसरी दिशा में चला गया। इन कुछ दिनों की लड़ाई के बाद उसमें थोड़ा बदलाव आया था। वो और अधिक मजबूत हो गया था और उसकी एसेशन में सुधार हुआ था। उसके लिए अब नॉर्मल इवोल्व मॉन्स्टर्स से निपटना भी आसान हो गया था। लेकिन उसे अभी भी सावधान रहना था। यहाँ आसपास ज्यादा हाई रैंक के मॉन्स्टर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ तो थे ही। अपने हाथ में जंग लगी हुई स्वॉर्ड लेकर ऋतिक वापस से जंगलों में घुस गया। अपनी प्रेजेंट की पावर्स के साथ वो चट्टानों से लताओं पर चढ़ सकता था। ऋतिक सावधानी से उस दिशा में चलता रहा और जल्द ही वह एक नदी वाले एरिया में पहुंच गया। ऋतिक और भी अधिक सावधान हो गया था। इन 2 दिनों में मॉन्स्टर्स को मारते समय वो उस रात से उन लोगों से भी सावधान रहा था। आखिरकार उस एडवेंचर टीम में 5-6 लोग थे और वे सभी रैंक 1 के वॉरियर थे और उनका लीडर भी रैंक 2 का वॉरियर था। एपिसोड 10 टीम का प्लेटवर। दोपहर तक उसे एहसास हुआ कि वह उस एरिया पर पहुंचने वाला था जहां उसने मछली पकाई थी और वहां कुछ आवाजें आ रही थीं। ऋतिक ने तुरंत अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। क्या ये एक इवॉल्व मॉन्स्टर है या इंसान? ऋतिक ने इस बारे में ध्यान से सोचा और फिर सावधानी से आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक से एक तेज रोशनी चमकी। ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और वह तेजी से नीचे झुक गया। स्विश! ऋतिक के 1-2 बाल उसके सर से कट गए थे। तुमने अपनी मौत को यहाँ भेजा है, जैक्सन ने हंसते हुए कहा। वो उस टीम के वॉरियर्स में से एक था। ये सोचकर ही ऋतिक जैसे कमजोर वॉरियर ने उन्हें बेवकूफ बनाया था, उन्हें काफी गुस्सा आया था। ऋतिक ने आसपास अपनी नजरें घुमाई और उसे एहसास हुआ कि जैक्सन अकेला था। ऋतिक को थोड़ी राहत मिली। जब तक उसके सामने कोई रैंक 2 का वॉरियर नहीं था, ऋतिक के पास एक मौका हो सकता था उसे जान से मारने का। जैक्सन की स्वॉर्ड एक सांप की तरह थी जो ऋतिक पर घूम रही थी। ऋतिक ने उसके वार को ब्लॉक करने के लिए अपनी जंग लगी हुई स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। डांग! मेटल्स के टकराने की तेज आवाज हुई और ऋतिक की स्वॉर्ड पर लगा जंग काफी हद तक गिर गया। लंबी स्वॉर्ड सांप की तरह ऋतिक की ओर लहराती रही। ब्रोंज स्किल स्पिटिंग वाइट स्नैक।
जैक्सन हंसा जब उसने अपनी स्वॉर्ड को सांप की तरह ऋतिक की स्वॉर्ड के चारों ओर लपेटते हुए देखा और ऋतिक के हाथ पर वार करता रहा। अगर ऋतिक ने अपना हथियार नहीं फेंका तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। ऋतिक ने भी खतरे को भांप लिया और अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली, फिर अपना पैर उठाया और जैक्सन के पेट पर एक लात मार दी। कमजोर। जैक्सन ने उसका मजाक बनाया और अपने बाएं हाथ से तुरंत उसके बार को रोक लिया। एक रैंक 1 के वॉरियर के रूप में उसकी फिजिकल एबिलिटी काफी अच्छी थी, इसलिए ऋतिक की किक से उसे चोट लग पाना मुश्किल थे। हालांकि थोड़ा अजीब हुआ, जिस हाथ से जैक्सन ने उसकी किक को रोका था उसमें चिड़चिड़ाने की आवाजें सुनाई दी। तेज दर्द से जैक्सन का चेहरा लाल हो गया और उसकी स्वॉर्ड, जो ऋतिक के ब्लेड के चारों ओर लिपटी हुई थी, तुरंत वापस ले ली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बिगिनर वॉरियर जो कोई भी स्किल नहीं जानता था, उसकी एक किक से उसका बायां हाथ टूट गया। ये कितना पावरफुल था? जैक्सन की आंखों में एक खतरे का आभास हुआ। उसने अपने दुश्मन को कम आंक लिया था और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस बार वो दोबारा वही गलती नहीं करेगा। आखिरकार ऋतिक एक बिगिनर वॉरियर था और भले ही जैक्सन का बायां हाथ टूट गया हो, ऋतिक उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाएगा। जैक्सन ने अपने दाहिने हाथ से स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी और जैसे ही ऋतिक हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जैक्सन ने उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड फेंक दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा और ऋतिक के सीने पर चाकू मारने में कामयाब हो गया। ऋतिक हल्के दर्द में करहाया और उसके आर्मोर में एक कट आ गया था। केवल एक ही बार से अपने दुश्मन को घायल करने के बाद जैक्सन को एक बार फिर कॉन्फिडेंस आ गया। ऋतिक एक कमजोर लड़का था और वो उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। हालांकि ऋतिक की रिएक्शन स्पीड काफी तेज थी और हर बार जब जैक्सन की स्वॉर्ड उसके कमजोर हिस्से पर वार करती तो ऋतिक उसे चकमा दे देता था। लेकिन एक बात थी जो जैक्सन ने नोटिस की थी, ऋतिक जानबूझकर अपने ऊपर हमला करने दे रहा था। वो तभी डॉज करता था जब हमला उसके कमजोर हिस्से पर होता था। भाड़ में जाओ। इतनी बार अपना निशाना चूकने के बाद जैक्सन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन अचानक से ऋतिक, जो हमलों से बच रहा था, उसने सीधे जैक्सन पर अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से हमला किया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उस जंग लगे ब्लेड से काटकर मार डालोगे, है ना? बैटल ब्लेड बहुत तेजी से आगे बढ़ा और हवा में करते ही एक तेज आवाज निकली। डांग। जैक्सन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहता था और ऋतिक की स्वॉर्ड को चारों ओर लपेटना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक पावरफुल फोर्स उसे उसकी स्वॉर्ड को छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। एक तेज का धमाका हुआ और लॉन्ग स्वॉर्ड सीधे उसके कंधे पर लगी और उसका हाथ कट गया। किसने कहा कि जंग लगा ब्लेड मार नहीं सकता? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए जैक्सन से कहा। एक बिगिनर वॉरियर और रैंक 1 के वॉरियर के बीच अभी भी काफी अंतर था। सबसे बड़ा अंतर यह था कि रैंक 1 का वॉरियर अपनी स्किल विकसित कर सकता था। ऋतिक ने ये आइडिया पहले ही सोच लिया था। वो लगातार उसके हमलों को चकमा देता रहा और अपने एंगर पॉइंट्स को बढ़ाता रहा। अपनी पावर अप स्ट्राइक के सामने जैक्सन के पास रिएक्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वो तुम्हें मार डालेंगे, जैक्सन कांपती हुई आवाज में बोला। अगले ही सेकंड में उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। रैंक 1 का वॉरियर मारा गया। आपको 3100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। आपने लेवल 10 हासिल किया है। आपको 10 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए हैं। कंग्रेचुलेशंस मास्टर, आपने लेवल 10 हासिल किया है। आपको फ्यूरी स्किल कार्ड हासिल किया है। सिस्टम की आवाज सुनकर ऋतिक का खुशी का ठिकाना नहीं था। लेवल 10, आखिरकार वह 10 पर पहुंच गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे एक स्किल कार्ड हासिल हुई थी। ऋतिक ने उस फ्यूरी स्किल नाम की तकनीक को एग्जामिन किया और उसे पता चला कि वो स्किल उसे 10 मिनट के लिए उसकी पावर को बढ़ा सकती थी, हालांकि उसके बाद वो उसे काफी कमजोर कर देती। ऋतिक को अंदाजा नहीं था कि वो स्किल उसकी पावर्स को कितना बढ़ा देगी, लेकिन फिर उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और 10 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्पीड में जोड़ दिया। उसकी स्पीड 40 पॉइंट्स से बढ़कर 50 पॉइंट्स हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि ऋतिक अपनी खुशी मना पाता, उसे कुछ महसूस हुआ। स्लैश। एक आवाज हुई और आसपास के पेड़ जमीन पर गिर गई। ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और वो तुरंत साइड हो गया। फिलहाल उसे इसी बात की खुशी थी कि उसने अपनी स्पीड में 10 पोटेंशियल पॉइंट्स ऐड कर दिए थे, वरना वो उस हमले से तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाता। जैक्सन। एक आदमी दौड़कर गया और उसने तुरंत जैक्सन की लाश को देखा जो 2 टुकड़ों में कटी हुई थी। वो दृश्य काफी भयानक था। ये तो वही लड़का है। उस आदमी ने ऊपर देखा और थोड़ी दूरी पर उसे ऋतिक दिखाई दिया। ब्रूना पास के पेड़ से नीचे कूदा। उसकी वो सिल्वर स्किल, ब्लेड ऑफ द विंड, ऋतिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। ये लड़का इतना तेज कैसे हो सकता है? साथ ही उसे दूर से देखने पर पता चला कि ऋतिक की पावर्स काफी अलग लग रही थी। जैक्सन की लाश को देखकर ब्रूना की आंखों में एक बेरहमी झलक रही थी। वो इस लड़के को जिंदा नहीं रहने देगा। आओ मिलकर हमला करें और उसे मार डालें। ब्रूना की भौहें तन गई और वो ऋतिक को मारने के लिए दौड़ा। उसकी भागने की स्पीड काफी तेज थी। रैंक 1 और रैंक 2 के वॉरियर के बीच की ताकत में बहुत अंतर था। ऋतिक ने अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी और अपने बचाव के लिए वो उसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ब्रूना ने पहले ही उस पर अपने खंजर से हमला कर दिया था और ऋतिक की स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में काट दिया था।
वायलेंट शैडो सेवर। ब्रूना ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और चिल्लाया और अपनी सिल्वर स्किल का इस्तेमाल किया। उसका हाथ कई हाथों में बदल गया था और ये पता लगा पाना मुश्किल था कि कौन सा हाथ असली था। ऋतिक को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। ब्रूना की रैंक और उसकी रैंक में बहुत बड़ा अंतर था। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतिक ने हाल ही में हासिल की हुई फ्यूरी तकनीक को एक्टिवेट कर दिया। भाड़ में जाओ, ब्रूना चिल्लाया। उसी समय ऋतिक को अपने शरीर में एक असीमित एनर्जी बहती हुई महसूस हुई। उसकी आर्म्स काफी पावरफुल हो गई और उसकी रिएक्शन स्पीड तेज हो गई। वो तुरंत पीछे हो गया और उसके हमले से बच गया। अनेकों सेवा उस पर हमला कर रही थी, लेकिन जब तक वे उसे छूती नहीं थी वो ठीक था। इस समय ऋतिक एक पेड़ के ऊपर छिप गया था। कहाँ गया? ब्रूना की आंखें हैरानी में चौड़ी हो गईं। ऋतिक की स्पीड काफी तेज थी और ब्रूना को पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गया। लेकिन कैसे? ऋतिक की गति में अचानक इतनी बढ़त कैसे हुई जो उसके जैसे रैंक 2 के वॉरियर की स्पीड के बराबर थी? बाकी के 4 लोगों ने आसपास देखा, लेकिन पेड़ हरे भरे थे और पेड़ों के ऊपर पत्तियां घनी थीं। अगर कोई उनके अंदर छिप जाए तो वे उसे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। आसपास कोई हलचल नहीं हो रही थी और उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऋतिक कहाँ गया। उसे ढूंढो, ध्यान से। ब्रूना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये सोचकर कि एक कमजोर लड़के ने दोबारा से उसे बेवकूफ बना दिया था। ऋतिक अभी भी पेड़ के ऊपर छिपा हुआ था और अपनी सांसों पर कंट्रोल किए हुए था। ऋतिक काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसकी ताकत पहले से दोगुनी हो गई थी, लेकिन 4 रैंक 1 के वॉरियर्स और 1 रैंक 2 के वॉरियर को मारना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। उन्हें मारने का केवल एक ही तरीका था। ऋतिक ने देखा कि उन 4 वॉरियर्स में से एक के पास भला था और उसके पास एक भाले की स्किल थी। अगर वो उसके भाले को छीन लेता है तो हो सकता था वो उन्हें मार पाए। सब लोग अलग अलग हो जाओ। ब्रूना की आंखों में एक बेरहमी थी। वो जानता था कि ऋतिक यहाँ आसपास के पेड़ों के ऊपर ही छिपा होगा और एक बार भी कोई हलचल होने पर ब्रूना को तुरंत इसका एहसास हो जाएगा। ब्रूना की बात सुनकर सभी लोग अलग अलग जगह पर ऋतिक को तलाश करने लगे। बढ़िया, लंबा भाला पकड़े हुए आदमी ऋतिक की दिशा में आ रहा था। जब वो ठीक ऋतिक के नीचे पहुंचा तो ऋतिक के अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर छलांग लगाई। वहां शोर सुनकर ब्रूना तुरंत उस दिशा की ओर मुड़ गया। टर्न। उस वॉरियर के पास रिएक्ट करने का समय नहीं बचा था और ऋतिक पहले भी उसके ऊपर कूद चुका था। ऋतिक ने अपने पैर उस आदमी की गर्दन के चारों ओर लपेट दिए, फिर उसे जबरदस्ती जमीन पर धकेल दिया। खच्चा। ऋतिक ने ताकत लगाकर उस आदमी की गर्दन को 90 डिग्री में घुमा दिया। उस आदमी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से में मर गया हो। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतिक ने तुरंत उस आदमी से लंबा भाला ले लिया। वो एक चांदी का भाला था और ऋतिक को अंदाजा नहीं था कि वो किस मेटल से बना हुआ था। भाले की नोक बेहद तेज थी और यहाँ तक कि ठंडी चमक भी छोड़ रही थी। हालांकि उसने पहले कभी भाले का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन भाले की तकनीक तुरंत उसके दिमाग में आ गई। कमीने, भाड़ में जाओ। एक वॉरियर को गुस्सा गया जब उसने देखा कि ऋतिक ने उसके साइडर को मार दिया था। उसने अपने बैटल ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और ऋतिक पर हमला कर दिया। इस दुनिया में मेन रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार या तो सेव थे यानी ब्लेड या फिर स्वॉर्ड थी, लेकिन भाले का इस्तेमाल ज्यादातर लोग नहीं करते थे। पेंग। जब उस आदमी ने ऋतिक पर हमला किया तो ऋतिक ने उसे ने ब्लॉक करने के लिए भाले को आगे कर दिया। अचानक से इतना फोर्स लगने से उस आदमी का ब्लेड उसके हाथ से छूट गई। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी जेके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।